चलो, तो पहला हमारा पॉइंट क्या है कि लैंड फॉर्म क्या होता है। लैंड फॉर्म के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं, है ना। लैंड फॉर्म क्या है, एक तरह का हमारे अर्थ पे जो जो भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, लैंड फॉर्म में आ जाएंगे। अब दो अंतर हो जाता है कि लैंड फॉर्म और लैंडस्केप में क्या अंतर है। तो देखो लैंडस्केप नीचे दिया हुआ है कि लैंड फॉर्म क्या होता है, ये तो समझ गए, किसी भी तरह की आकृति को हम लैंड फॉर्म कह सकते हैं। बट लैंडस्केप क्या है, जैसे कि मान लो तुम डेजर्ट पे जाओगे, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, बालू देखने को मिलेगा, कुछ खंडहर देखने को मिलेंगे, और कुछ कुछ तुमको कैक्टस वगैरह कटीले पेड़ दिखने को मिलेंगे। वहां पे तुमको कैमल्स वगैरह, है ना, लिजार्ड वगैरह तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, लैंडस्केप कहलाता है। मतलब आप जिस एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं उस एटमॉस्फेयर की सारी चीजें उसके अंतर्गत लैंडस्केप में आ जाएंगी। और लैंड फॉर्म क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया को कहते हैं। जैसे कि मैं तुमसे कह दूं, अब लैंड फॉर्म और लैंडस्केप में अंतर कुछ ऐसे समझ लो कि आपका ये पूरा स्कूल क्या है, एक तरह का लैंडस्केप है। और केवल क्लास 11, केवल क्लास 12, केवल क्लास प्लेवे या नर्सरी, ये सब क्या है, ये इनको लैंड फॉर्म में समझो, है ना। तो जब तुम पूरे कंप्लीट एरिया की बात करोगी तो किसमें आएगा, लैंडस्केप में आएगा। जैसे कि साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लेटो है ना, वहाँ पे दोनों ओर जो है पठार है, सॉरी दोनों ओर वहाँ पे पर्वत है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। ऊपर अगर मिड इंडिया की बात करोगे तो प्लेन वाला एरिया पूरा का पूरा है। ऊपर बात करोगे तो पूरी पहाड़ी, हाँ पूरा माउंटेनियस रीजन है। तो हर एक रीजन अपने अपने लैंडस्केप को दर्शाता है। तो अंतर समझ में आ गया, दोनों में अंतर। उसके बाद टेरेन क्या होता है, ये भी ऊपर से कोई भी चीज तुम ऐसे बाहर से देखो ना तो पूरा पूरा क्या दिखेगा, उसको क्या कहोगे तुम, टेरेन कहोगे। एक तरह का ये टेरेन है। जैसे मैं यहीं से दूर से ऐसे पूरे एरिया को देख रहा हूँ, कई पेड़ दिख रहे हैं, कई जंगल दिख रहा है, उसका एक अपना पर्टिकुलर बायोम है ना, उसका एक अपना पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड रीजन है, उसको हम क्या कहेंगे, टेरेन कहेंगे। तो ये टर्मिनोलॉजी छोटे छोटे हैं, उसको आप देखते रहिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो एक बार ध्यान दो, पृथ्वी के इन्हीं सभी जितने भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस होते हैं, जो भी लैंडस्केप होता है, जो भी लैंड फॉर्म्स होते हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। अब ध्यान से देखो, आउटवाश डिपॉजिट क्या होता है। आउटवाश डिपॉजिट का मतलब कि पर्वत अगर है उस पर बारिश होती रहेगी, तो बारिश होने की वजह से पहले क्या होगा, वेदरिंग होगा। वेदरिंग मीन्स हर एक अर्थ के, सॉरी कुछ रॉक ऐसे होते हैं ना जिसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज वगैरह इस तरह के जो है पत्थर होते हैं। जब बारिश का पानी उनमें गिरता है तो बारिश के पानी में इस कार्बोनिक एसिड होता है। जब दोनों रिएक्ट कर जाते हैं तो एक तरह का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। अब वो पत्थर क्या होता है, धीरे धीरे से टूटना शुरू कर देता है। प्लस बारिश का पानी, वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद क्या होगा, इरोजन होगा। जब इरोजन होगा तो जितना ग्रेडियंट होगा उस ग्रेडियंट से पिघलते हुए वो सारी चीजें वॉश होते हुए नीचे आकर इकट्ठा हो जाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं, आउटवाश डिपॉजिट। वो सारी की सारी डिपॉजिट नीचे की ओर हो जाएंगी। दूसरा डेल्टा प्लेन। डेल्टा का मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा, है ना, नदियों द्वारा लाया गया कचरा कह लो, नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट्स कह लो, जो जाकर इकट्ठा हो जाती हैं, उनको हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे डेल्टा प्लेन का मतलब क्या है, जब नदियां अधिक से अधिक अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं और एक प्लेन जैसा एरिया तैयार हो जाता है। मतलब देखो अब तुम यहाँ पे चल सकती हो, पहले यहाँ पे क्या था, पूरा का पूरा पानी था, पर धीरे धीरे सेडिमेंट इतना जाते और ये कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। फिर यहाँ पे आप चल सकते हैं और कुछ समय बाद, वर्षों बीतने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप वेजिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा प्लेन कहेंगे। अगला आता है कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी का मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये आपका क्रस्ट है, आप रहते यहाँ पर हो, लेकिन इसके अंदर भी देखो कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिसको हम सेगमेटाइट और एरोटाइट ऐसे कुछ इसका नाम देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको। तो ये जो भी केव वगैरह का निर्माण हो रहा है, ये सब क्या कहलाएगा, कास्ट टोपोग्राफी कहलाएगा। ग्राउंड वाटर मतलब ये ग्राउंड में, पृथ्वी के अंदर जितनी भी स्टडी हम करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं, इनकी स्टडी को हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। टनल किसी भी तरह का पृथ्वी के अंदर हो या पृथ्वी के बाहर हो, अगर उसमें अंदर जाने के लिए केव बना हुआ है और आर पार हम जा सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो आर पार ना जा पाए तब क्या कहलाएगा, एक ओर से हमने एंट्री लिया पर उस ओर से ना निकल पाए तब क्या कहोगे, तब केव कहोगे। लेकिन जब आर पार हो जाए तो टनल कहलाएगा। ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ से जमा हुआ एक पहाड़, ग्लेशियर कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांक लेक। अच्छा देखो ये लेक ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहीं कहीं सर्कस भी पढ़ते हैं, है ना, जिसको हम कह रहे हैं आप टार्न लेक। ये एक तरह का क्या होता है, एक तरह का जैसे कि देखो इसको क्या, एक तरह का हम सर्कस भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, है ना, ये थोड़ा आपको समझाना मुझे जरूरी है, वरना आप लोग इसमें परेशान हो जाएंगे। ध्यान से देखो, जैसे कि मान लीजिए ये एक माउंटेन है, थोड़ा छोटा कर दीजिए इसको,
कुछ ऐसे समझो। अब ये कोई पर्वत है, ठीक है ना। अब इस पर्वत पे है क्या कि पूरे जैसे बर्फ जमी हुई है, ये व्हाइट वाला क्या है, ये मान लो जैसे बर्फ जमी हुई है। आइस की एक प्रॉपर्टी होती है, आइस जब भी जमीन को पकड़ता है, मतलब अगर आइस यहाँ पे जमा हुआ है, धीरे धीरे उसके ऊपर भी आइस डिपोजिट होता है। जब आइस के ऊपर आइस डिपोजिट एक लेयर के रूप में डिपोजिट होते रहेगा तो उस पर प्रेशर जनरेट होगा। दो तरह का वहां प्रेशर काम करेगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुम्हारा पड़ ही रहा है इसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ पृथ्वी की ग्रेविटी भी इस चीज को अपने नीचे की ओर खींचने की कोशिश करती है। लेकिन आइस क्या करता है, जो भी बर्फ होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स आपस में एकदम जकड़े हुए होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनके में काफी ज्यादा होता है और वो पूरी तरह से पत्थर को ऐसे जकड़ के रखते हैं। और जब ये पिघलना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, तो क्या करता है अपने साथ, जब वो पिघलता है तो अपने साथ साथ क्या खींचता है, पत्थर को भी बाहर की ओर खींच लेता है। तो कभी कभी पर्वतों में इस तरह के सर्कस के निर्माण हो जाते हैं, सर्कस के निर्माण हो जाते हैं, गड्ढे के। अब जैसे मान लो ये आइस यहाँ से हटा है ना, पहले ये माउंटेन नॉर्मली ऐसे था, अब जब ये आइस पिघल के यहाँ से हटेगा तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखना, इसका कुछ स्ट्रक्चर जो है ऐसे बन जाएगा। यहाँ बना देना, ये पहले तो सीधा सीधा ऐसे जुड़ा हुआ था, लेकिन अब आइस, यहाँ का आइस हट गया तो अपने साथ क्या लेकर गया, इस चट्टान को भी यहाँ से खींच ले गया। और जब इस चट्टान को यहाँ से खींच ले गया तो ये एक तरह का खड्ड का निर्माण हो गया, गड्ढे का निर्माण हो गया। अब यहाँ पे जब पानी भर जाएगा तो क्या कहलाएगा, टार्न लेक। और ऐसे गड्ढे को हम क्या कहेंगे, सर। सर क्या बोलेंगे, सर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब तुम आगे कहने का मतलब, सर ऐसे पर्वत है, यहाँ पानी भर गया था तो पानी गिर जाना चाहिए। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, उसका ग्रेडियंट नॉर्मली, अब देखो माउंटेन को तुम देखोगे तो वो कुछ इस तरह से होता है, ग्रेडियंट उसका बहुत ज्यादा होता है, इसका जो ग्रेडियंट है ना बहुत ज्यादा। अच्छा देखो, मैं किसी को यहाँ पर खड़ा करूँ तो वो गिर जाएगा, बात को समझना। लेकिन अगर मैं किसी को यहाँ पे खड़ा करूँ तो गिरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जेंटल स्लोप है। स्लोप मतलब काफी अच्छा खासा है। अब उत्तराखंड कहाँ पे है, जैसे मान लो तुमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया उत्तराखंड, ऐसे आगे बढ़ी कश्मीर, इधर ट्रांस हिमालयस, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? तो सर वगैरह अच्छे समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कुछ फैक्ट इसको देख लेते हैं कि डेल्टा क्या होता है। अभी अभी मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा क्या है ना। वेटलैंड को थोड़ा समझ लो कि वेटलैंड हम किसको कहें। इट इज डिफाइंड एज द transitional area between terrestrial and aquatic ecosystem where the water table is usually at or near the surface of the, देखो जहां पे वाटर टेबल आसानी से मौजूद है, थोड़ा सा पाइप अंदर डालो पानी हमको मिल जाएगा, उसको हम वेटलैंड कहेंगे। नीचे माउथ ऑफ रिवर आपको समझ में आ रहा होगा, जहां पे नदियां अपने पानी को समुद्र में जाकर छोड़ देती हैं, उस एरिया को हम कहते हैं माउथ ऑफ रिवर। तो माउथ ऑफ रिवर में हमको आपको डेल्टा वगैरह मिलेगा। ये देखो देश भर की, पूरा दुनिया भर की जो है इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नील दिखेगी, डेन्यूब दिखेगा, राइन नदी दिखेगी, ओब नदी दिखेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां यहाँ पे दिखेगी। कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आप याद रखिएगा यांगसी रिवर जो है, जिसको हम येलो रिवर भी कहते हैं, चाइना की। इधर फ्रांस में आप याद रखिएगा, सॉरी ये क्या नाम है, ये इजिप्ट में, आप ये इजिप्ट है, इजिप्ट में आप याद रखेंगे क्या, नील रिवर। ऊपर यूरोप में अगर आ जाएंगे तो यूरोप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका ये डैन्यूब नदी। इस साइड आप आएंगे तो वोल्गा नदी जो है, जो ऊपर से सीधे आती है और कैस्पियन सी में गिर जाती है। ओब नदी रसिया में आपको याद रखना है, ओब नदी, ओब रिवर आपको रूस में याद रखना है। चलिए अब चलिए यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है ना। यहाँ से आप ऊपर तो क्या था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, कुछ बेसिक टर्म्स थे जो हमें समझने थे। अब आपका चैप्टर यहाँ से शुरू हो जाता है। पहला क्या है, रनिंग वाटर इज बाय फार द मोस्ट डोमिनेटिंग जियोमॉर्फिक एजेंट इन शेपिंग अर्थ सरफेस ह्यूमिड एंड एरिड क्लाइमेट। इस क्वेश्चन किसको किसको समझ में आ गया? जो पानी रन कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन कारण बनता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का, चाहे वो एरिड एरिया हो या फिर सेमी एरिया, किसी तरह का भी एरिया हो। अगर पानी वहां से गुजर रहा है तो वहां के फेस को चेंज कर देगा। जैसे मान लो बाढ़ जब आती है तो देखी होगी तुम लोग, अगर कोई जमीन ऐसे उठी होगी बहुत सालों से, वो जमीन समतल हो जाएगी, जमीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अरे जैसे मान लो मेरा चेहरा ऐसे है और 2-3 फेट चेहरे मार दो, स्ट्रक्चर चेंज होने, आंखें फूल जाएंगी, नाक टेढ़ा हो जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो ये जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। और यानी कि हमारा लैंडस्केप भी पूरा चेंज हो गया पूरा, है ना। तो
सिंपल सा आप बोलेंगे कि जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उतना ही ज्यादा इरोजन होगा, है ना। तो अब हम आपके बुक में कुछ 3 तरह से दर्शाया गया है। पहला हेड वाटर, यानी जहां से नदियां शुरू से स्टार्टिंग से आती हैं, है ना। दूसरा आपका जोन, ट्रांसफर जोन दिखाया है बीच वाला, और तीसरा लास्ट में जहां नदियां जो है डेल्टा वगैरह जमा करती हैं, वो इकट्ठा हो जाती है। किस तरह नदी बहते हुए ऐसे ऐसे आराम से आएगी पहाड़ों पर से। जब पहाड़ों पर से नदी आ रही है तो क्या करेगी, इरोजन करेगी। यहां से कुछ पत्थर, कुछ सेडिमेंट तोड़ के नीचे की ओर गिराएगी। जब पहाड़ों पर से डायरेक्ट शुरुआत में नदियां गिरती है ना, तो लेटरल साइड को चौड़ा नहीं करती हैं, जमीन के मतलब पानी का जो सतह है उसके अंदर गड्ढा करते हुए चली जाती है। मतलब यहाँ पे नदियां काफी गहरी होती हैं। बात को समझना, स्टार्टिंग में जब नदी बहेगी तो क्या होगा, अगल बगल के क्षेत्र को चौड़ा नहीं काटेगी। किसको काटेगी, बीचों बीच काफी गड्ढी वो नदी होगी, है ना। जब आ जाएगी अपने, देखो इसको हम कह सकते हैं ना, नदियों का प्रारंभिक स्टेज जो है, यहाँ पर आ जाता है इसका यूथ, यहाँ पे इसका ओल्ड स्टेज है, लास्ट में इसका ओल्ड स्टेज आ जाएगा। और फिर जब इस साइड में नदियां आएंगी तो यहाँ पर नदियां लैटरल काटती हैं, मतलब अगल बगल के भी क्षेत्र को काटना शुरू कर देती हैं और चौड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पे नदियां मियांडर बनाना शुरू कर देती हैं। मियांडर में जहां से नदी ऐसे टर्न हो रही है उसको मियांडर कहेंगे, ठीक है ना। लास्ट में क्या होता है, डेल्टा को जमा कर देगी। तो ये सारे क्या है, एक जियोमॉर्फिक एजेंट है जो अर्थ के लैंडस्केप को, लैंड फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। तो एक इरोजनल, अब ड्राई रीजन में भी इरोजन वगैरह होता है, तो सारा क्या हो गया। अच्छा देखो, ये तो देखने को मिल रहा होगा। क्या ये पूरे के चट्टान शुरू से ऐसे है जैसे जब से पृथ्वी बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपस में जुड़े होंगे। करोड़ों सालों से हवाओं का उस पर टकराव हो रहा है, वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, और धीरे धीरे छोटे छोटे कण टूटते आप देखो ये कितने एक दूसरे से अलग हो गए, बीच में एक तरह की वैली का निर्माण हो गया है। समझ में आ रहा है। तो ड्राई रीजन में कभी हो सकता है इधर से नदी भी बही हो, आज सूख गई है ना। तो कई सारे कारण होते हैं, कई सारे जियोमॉर्फिक एजेंट होते हैं जो इस तरह के स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान से देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिवर के टर्मिनोलॉजी में, रिवर के कंसेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। तो 3 तरह का स्टेज होता है नदियों का। पहला यूथ स्टेज, जब युवा अवस्था में नदियां हैं, ध्यान से समझो। दूसरा मैच्योर स्टेज, और तीसरा ओल्ड स्टेज। इसमें मैं थोड़ा सा तुम लोगों को टाइम दूंगा इसको समझाने में, थोड़ा समझिएगा इसको। देखो ये जो स्टार्टिंग का रीजन है ना, स्टार्टिंग का जब नदियां पहाड़ों पर से निकल रही है तो इसको हम कहेंगे यूथ स्टेज। मिडिल कोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैच्योर स्टेज। और लास्ट में जब नदी यहाँ पे मिल जाए समुद्र में, क्या कहलाएगी, ओल्ड स्टेज। हम खत्म है नदी वहां पे। तो कुछ यहाँ पे सीन होता है। यूथ स्टेज में क्या है, स्ट्रीम फ्लो इन अ शैलो वी शेप वैली ओवर द ओरिजिनल स्लोप। ध्यान से देखो, अब वी शेप वैली बनता कैसे है। अगर आपके यहाँ पे पीपीटी में नहीं आएगा तो आप यहाँ फिगर समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए बेटा ये पर्वत है ना, ये आपका रेड ट्रेन से कर देते हैं, रेड थोड़ा सा क्लियर होगा विजुअलिटी इसकी। ये मान लो ये कोई माउंटेन है, ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए थोड़ा यहाँ देख लो, अगर ये माउंटेन है और मैं यहाँ पे आइस बना दे रहा हूँ इस कलर में, ये मान लो आइस है, और लगातार यहाँ पे ठंडी बढ़ रही है, इसके ऊपर भी आइस की एक चादर चढ़ जाएगी, चढ़ रही है, इसके ऊपर भी आइस की एक चादर चढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा कि इस पे इतना प्रेशर जनरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो जाएगा। प्रेशर जनरेट की वजह से नीचे वाली जो आइस है वो पिघलने लगेगी, जो सबसे नीचे आइस है ना वो पिघलने लगेगी, और पिघल के इस पर्वत से बहने लगेगी। अब ये चीज कई सालों से हो रहा है, कई सदियों से हो रहा है। तो पर्वत से नीचे वाला देखो, ऊपर क्या है, ऊपर बर्फ जमा हुआ है और नीचे से पानी बह रहा है। कारण क्या है नीचे से पानी बहने का, आइस का प्रेशर। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो नीचे फ्रिक्शन होगा, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स में आपस में टकराहट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जहां फ्रिक्शन होगा वहां पे क्या जनरेट होगा, हीट। और जब हीट जनरेट होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा, और नीचे बर्फ का पानी ऐसे पानी बहने लगेगा, और ऊपर से बर्फ की चादरें, इसीलिए पहाड़ों पर से पानियां धीरे धीरे नीचे। अब जब ये पानी नीचे गिरेगा तो एक दिन में तो पानी गिर नहीं रहा है, हजारों करोड़ों सालों से हो रहा है। तो ये जो माउंटेन में बनाया हूं इसमें फ्रिक्शन जनरेट करता है, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन को कुछ ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये माउंटेन का ये हिस्सा है, पानी बहा तो ये कुछ कट के ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और कटा
ऐसे हो जाएगा, और कटा ऐसे हो जाएगा। तो जहां पे पर्वत ये ऐसे था, अब ये पर्वत कुछ ऐसे दिखेगा। पहले पानी यहां से बहता था, अब वो कट पानी यहां से बहने लगा, और ये किस तरह की वैली तैयार हो गई? वी शेप वैली। तो वी शेप वैली कब स्टार्ट होती है? वैली कब बनती है? यूथ स्टेज में बनती है। दूसरा, इन दिस स्टेज कटिंग डाउन हेडवर्ड इरोजन। अच्छा देखो, हेडवर्ड इरोजन क्या होता है? ये टर्म है, आपके बुक में नहीं समझाया, समझ लो। हेडवर्ड इरोजन का मतलब देखो, ध्यान से यहाँ देखो, पानी ऐसे बह रहा है ना, जब वो अपने लेटरल को ना काट के अपने अंदर गहरी होती जाए, नदी गहरी होती जाए, अंदर से ज्यादा कटिंग कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? हेडवर्ड इरोजन। अपने आप को ही नदी और गहरी करती जा रही है। पानी देखो, पानी यहाँ से डायरेक्ट गिरा और डायरेक्ट खूब तेजी से बह रहा है, तो अगल बगल के साइड को नहीं काटेगा, नीचे की साइड को नदी और गहरी होती चली जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं? इसमें हेडवर्ड इरोजन होता है। दूसरा, देयर इज नो फूड प्लेन्स बट वाटर डिवाइडर। यहाँ पे कोई प्लेन नहीं होता है। प्लेन मीन्स ऐसे प्लेन एरिया नहीं होगा, वाटर डिवाइड होंगे। वाटर डिवाइड मीन अगर एक नदी ऐसे बह रही है, एक नदी ऐसे बह रही, बीच में जमीन का कोई टुकड़ा उठा हुआ है, तो इन दोनों नदियों को ये जमीन का टुकड़ा क्या कर रहा है? वाटर डिवाइड का काम कर रहा है। वाटर डिवाइड तुमको इस स्टेज में देखने को मिलेंगे। इसमें जॉर्ज कैनियन, वी शेप वैली, वाटरफॉल रिपीट। इसमें जॉर्ज का निर्माण दिखाई देगा, कैनियन का निर्माण और वी शेप वैली का निर्माण। देखो, जॉर्ज और कैनियन में साफ साफ अंतर समझ लो। कैनियन क्या होता है और वैली क्या होती है। और जॉर्ज जो होता है ना, जैसे कि जो जॉर्ज होगा वो दोनों साइड से सेम कटा होगा, और जो कैनियन होगा वो कुछ इस तरह से होगा, नीचे से पतला होगा, ऊपर से चौड़ा होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? और जो वैली, तो बी से वैली तुमको समझ में आ गया है, तब तक ये आप इसको रिवाइज कर लीजिए, है ना। और इसके बाद में 2 मिनट बाद इसको फिर आगे समझाता हूँ। दूसरा स्टेज आपका है मैच्योर स्टेज, ठीक है ना। मैच्योर स्टेज में क्या देखेंगे हम? In the mature stage, river flow in a large basin with a plenty water. In this stage, अच्छा तो इसमें क्या ध्यान देना है? लेटरल। इसमें इस वाले पॉइंट पर देखिएगा आप लोग कि मैच्योर स्टेज में जो नदियां होती हैं वो लेटरल कटिंग करती हैं। लेटरल कटिंग समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में क्या था? नदियां हेडवर्ड कटिंग करती थी। हेडवर्ड मीन्स मान लो नदी का पानी ऐसे बह रहा है, तो नीचे की ओर ही कटिंग कर, मतलब पानी को और गहरा बनाते जाता था, इस नदी को और गहरा बना रहा था। अब क्या होगा? लेटरल कटिंग मींस साइड से कटिंग होगी। ये साइड से काटती जाएगी, और जब साइड से काटेगी तो फिर क्या होगा? उसमें नदियां चौड़ी हो जाएंगी, है ना, काफी चौड़ी हो जाएंगी। दूसरा क्या है? वाटरफॉल एंड रैपिड डिसअपीयर, फुट प्लेन्स एंड वैली पेन्स आर फॉर्म। अब देखो, इसमें क्या होता है? जो भी वाटरफॉल वगैरह स्टार्टिंग में क्या होगा? नदी पहाड़ पर से गिरेगी तो वाटरफॉल ही होगा। अब क्या हो गया? वाटरफॉल खत्म, अब प्लेन वाला एरिया आ रहा है। या तो प्लेन बनेगा, नहीं तो वैली का निर्माण होगा, बड़ी बड़ी वैलियां बनेंगी। रिवर मिएंडरिंग ऑक्सबो लेक्स, फुट प्लेन्स आर द मेन फीचर ऑफ क्रिएटेड बाय रिवर। अब इसमें क्या होगा कि मिएंडर बनेगा। बेटा आवाज नहीं, हेलो, आराम से, मन नहीं। अब यहाँ पे नदी क्या करेगी? मिएंडर का निर्माण करेगी। याद रखिएगा, मिएंडर किसमें बनता है? मैच्योर स्टेज में। मिएंडर यही बनेगा, ऑक्सबो लेक यही बनेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, हम ये समझ लें कि मिएंडर आखिर होता क्या है, ऑक्सबो लेक होते क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो मेन टॉपिक हमारा है मिएंडर और ऑक्सबो लेक। ध्यान से समझना, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो एक बार जरूर पूछ लेना, सर समझ में नहीं आया, ऐसे हाँ नहीं करना, बीच में बोलना मत। ध्यान से देखो, अगर नदी का पानी मान कर चलिए ऐसे बह रहा है, इस वाले रीजन से ऐसे नदी का पानी सीधा सीधा, और ये कौन सा स्टेज है? मैच्योर स्टेज है, सेकेंड स्टेज है। नदी का पानी ऐसे बहा, आप लोगों ने पढ़ा है कि सेकेंड स्टेज में ये मिएंडरिंग करता है, लेटरल साइड को काटेगा, जो अगल बगल की जो जमीन है इसको काट के चौड़ी होगी। जहां पे ठोस मतलब बहुत ही ज्यादा मजबूत रॉक होगा, उसको अगर नदी नहीं काट पाए तो थोड़ी सी टर्न हो जाएगी। टर्न होगी कि नहीं होगी? अब टर्न होगी, फिर आगे की ओर नदी बढ़ेगी, जिधर ग्रेडियंट होगा, जिधर ढलान होगा। जहां के रॉक्स को नहीं काट पा रही है, टर्न हो जा रही है नदी, इसीलिए आप देखेंगे नदी क्या कर रही है? ऐसे मिएंडरिंग कर रही है, ऐसे घूमते हुए जा रही है। एक असली शक्ल बना दूं तो कुछ इस तरह से नदी चलेगी, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरह से नदियां बहने लगेंगी। इसमें ध्यान देने वाली बात है, नदी का पानी ऐसे आ रहा है, इस साइड ज्यादा काटेगा, जिधर घुमा हुआ है, मेंढर बना हुआ है, उस साइड बहुत ज्यादा काटेगा, और जितने इसके सिल्ट हैं वो इधर डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। जो भी सिल्ट वगैरह नदी लेकर आएगी, कुछ सिल्ट यहाँ डिपोजिट कर देगी, है ना।
फिर इसको काट कर कुछ सिल्ट जो है इधर डिपॉजिट कर देगी, काटेगी किधर, इस साइड। और एक समय आएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पहली बात तो ये कहलाएगा मिएंडर। मिएंडर का मतलब नदियों का घूम जाना। अब ऑक्सबो लेक का निर्माण कैसे होगा, थोड़ा यहाँ से देखो। एक समय आएगा जब कभी कभी नदियों में पानी बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है। जब पानी बढ़ेगा तो जब अचानक से इसमें वाटर फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ये इस रास्ते भी जा सकता है, इस वाले रास्ते को छोड़कर यहाँ से भी गुजर सकता है, क्योंकि पानी ज्यादा है। पानी कम रहता है तो ठीक है, जो डायरेक्शन उसका रास्ता बना वहीं से जा रहा है। जब ज्यादा हो गया यानी बाढ़ आ गई तो यानी पर डायरेक्शन को चेंज कर देगा। ये बगल में जो तुम्हारी कौन सी नदी है, राप्ती नदी, उसका एक निश्चित डायरेक्शन है, वहीं से जा रही है। लेकिन जब बाढ़ आता है पानी यहाँ तक आ जाता है, आता नहीं आता है। अब क्या हुआ, नदी में अचानक से बाढ़ आ गई। अब नदी का पानी क्या कर रहा है, यहां से न बहकर अपने रास्ते को वो इधर लेते आया और ऐसे कुछ करके निकल गया। समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसे निकल गया। ध्यान से देखो, पहले वो ऊपर से बहते हुए जा रहा था, अब किधर से निकल गया। लेकिन यहां भी तो पानी बचा हुआ है, कुछ पानी है कि नहीं है। अब ध्यान से अगर आप इसकी शक्ल देखेंगे, इस वाले एरिया की शक्ल देखेंगे तो बैल के खुर जैसी दिखेगी। जो बैल का खुर होता है नीचे का, वैसे दिखेगी। और यहाँ पे एक नेचुरल लेक का निर्माण हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो। तो मिएंडर और ऑक्सबो लेक समझ में आ गया। ऑक्सबो लेक कब बनेगा, जब नदी में अचानक से पानी बढ़ जाएगी। बेसिकली वो मिएंडर से ही निर्माण हो जाता है ना। तो ये आप देख लेंगे। और मिएंडर बनता कैसे है, जब हार्ड रॉक को नदी नहीं काट पाती है तो वहां से घूम जाती है। मान लो नदी ऐसे सीधी सीधी जा रही थी, अब यहाँ पे कोई रॉक आ गया, ये वाला एरिया कोई रॉक आ गया यहाँ पे, अब इसको काट नहीं पाई तो घूम के ऐसे निकल गई, घूम के निकल जा रही है। पूरी पृथ्वी क्या है, रॉक ही तो है, रॉक का ही तो इस हिस्सा है। ये धूल क्या है, छोटे छोटे कण है रॉक के, है ना। तो ये आपका मिएंडर हो गया। और ये बन कब रहा है, कौन से स्टेज में बन रहा है, ये मैच्योर स्टेज में इसका फॉर्मेशन, रॉक का फॉर्मेशन मैच्योर स्टेज में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात ये है कि ओल्ड स्टेज है ना, यूथ स्टेज, ओल्ड मैच्योर और ओल्ड स्टेज, तीनों ध्यान देना है आपको। अब देखो हम आते हैं सबसे लास्ट में। ये वो स्टेज है जहाँ पे नदी जाकर लास्ट में समुद्र में मिल जाएगी, मतलब नदी बुढ़ी हो गई है और बहुत ही ज्यादा सिल्ट इसके पास है, बहुत ज्यादा सेडिमेंट इसके पास है। और ये सेडिमेंट और सिल्ट क्या है, जो भी मिनरल्स है ना, जो भी चीजें लेकर नदियां आ रही हैं अपने साथ, लास्ट में मुहाने पर इसको इकट्ठा कर देंगी। इन द ओल्ड स्टेज रिवर एक्सपेंड एंड फ्लो एट स्लो स्पीड। अच्छा देखो, सबसे ज्यादा स्पीड कब रहेगा, एकदम पहले स्टेज में, उससे कम स्पीड किस में रहेगी, और लास्ट में यहाँ नदी तुमको लगभग शांत दिखेगी। अभी तुम बंगाल वगैरह चली जाओ, वहाँ पे गंगा सागर करके एक जगह है ना, वहाँ पे तुम गंगा नदी को देखोगे काफी ऐसे बहुत धीरे फ्लो करती है, बहुत धीरे फ्लो करती है। पर यही गंगा नदी की जहाँ शुरुआत हो रही है, थोड़ा और पहले आओ, प्रयागराज में जाओ, प्रयागराज में उसकी स्पीड काफी तेज होगी। यही तुम गंगोत्री चले जाओ, वहां पे और तेज स्पीड होगा। समझ में आ रहा है। चलिए, रिवर डज नॉट डू एनी इरोजनल एक्टिविटी। यहाँ पे कोई इरोजनल एक्टिविटी नहीं होती है, केवल डिपोजिशन होता है, ठीक है। इन दिस स्टेट डेल्टा एंड फुट प्लेन्स आर फॉर्म। डेल्टा बनेगा और फुट प्लेन्स वगैरह यहाँ पे बनेंगे। एस्चुरीज, फुट प्लेन्स, डेल्टा, नेचुरल लीवीज एक्सेट्रा आर मेन फीचर क्रिएटेड बाय रिवर। अब देखो यहाँ पे दुनिया भर का, पहले बात तो फ्लड प्लेन बन गया, यहाँ पर सारे सेडिमेंट आकर यहाँ इकट्ठा हो गए। आप नदी के इर्द गिर्द देखेंगे बहुत ज्यादा सब्जी वगैरह की खेती होती है। आखिर वो वहाँ की मिट्टी आई कहाँ से, नदी ही लेकर आई थी, है ना। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वगैरह का, एस्चुरीज वगैरह का निर्माण हो गया। और जहाँ पे नदी अपने आप को समुद्र को सौंप देती है उसको हम कहते हैं रिवर माउथ। तो ये आपका पूरा रिवर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना। Explain the erosional feature made by river in their course. Explain the landform that are seen in upper part of the river. सबसे पहली बात, रिवर से किन किन चीजों का निर्माण होता है। पहला आपका वी शेप वैली। वी शेप वैली मैंने स्टार्टिंग में बताया, नदी बह रही है, पहले छोटे छोटे रील बनेंगे। रील मीन्स ऐसे निशान बनेगा, है ना। और फिर वो रील और गड्ढा हो जाए, उसको हम गली कहेंगे, गली इरोजन। अब वो गली और चौड़ी हो जाएगी तो वी शेप की वैली बन जाएगी, है ना। ध्यान से देखिए, पहले आपका क्या बनेगा, रील बनेगा, रील के बाद गलीज बनेगी और गलीज के बाद और चौड़ी वी शेप वैली। और ये काम एक दो दिन में नहीं होता है, ये हजारों सालों, है ना, हजारों सालों का रिजल्ट है। उसके बाद देखिए जॉर्ज को देखो, जॉर्ज बेसिकली क्या होता है ना,
वैली का ही एक हिस्सा होता है जिसमें पानी बहती रहती है और वहां से नदी टर्न करती है वैली को काट कर, उसको हम कहेंगे जॉर्ज कहेंगे। कैनल क्या होता है? देखो अब तुम जॉर्ज में एक चीज देखोगे, नीचे से ऊपर तक की लंबाई चौड़ाई सेम रहेगी, यही मेन फीचर है इसका। जितना चौड़ा नीचे है उतना ही चौड़ा तुमको ऊपर देखने को मिलेगा, पर कैनियन में वैसा नहीं दिखेगा। नीचे आपको कम चौड़ा देखने को मिलेगा और ऊपर टॉप के टाइप में, टॉप में बहुत ज्यादा ऐसे चौड़ा देखने को मिलेगा। बेटा फिर से कह रहे हैं, बात मत करिए। वाटरफॉल जहां से नदियां बह रही हैं, बह कर नीचे की ओर गिर रही हैं, वो वाटरफॉल है आपका, है ना। रेपिड्स जहां पे नदियों का जो है स्पीड है बहुत ज्यादा फास्ट है, जिस एरिया में नदी का स्पीड काफी फास्ट है उस एरिया को हम कहेंगे रेपिड्स कहेंगे। समटाइम देयर इज अ बैंड ऑफ हार्ड रॉक अलोंग द बेस ऑफ द रिवर व्हिच मेक इट जंप ओवर द फॉल डाउनवर्ड, दिस लेड टू द, ध्यान से देखिए। अब ये पहले तो पानी बहकर नीचे की ओर गिरा, है ना, यहाँ पे कुछ बहुत मजबूत रॉक रहते हैं जिसकी वजह से ये नदी का पानी यहाँ पर डायरेक्ट इन रॉक पे टकराता है, और जब टकराएगा तो यहाँ कहीं ना कहीं न्यूटन का लॉ लगेगा। एक बार लगा फिर वापस आया, एक बार लगा फिर वापस आया, ये नदी की स्पीड को तेज कर देता है, इसको हम कहेंगे रेपिड। यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप लोग, वो लोग खेलने जाते हैं, देखेंगे आप लोग नाव में बैठे होते हैं, राफ्टिंग वगैरह ज्यादा होती है ऐसी जगहों पे। चलिए अब हम देखेंगे पोथोल और प्लंज पूल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पोथोल और प्लंज पूल आपको समझना पड़ेगा। Potholes are the large circular depressions on the base of the river and waterfall formed by erosion of running water due to continued erosion of the base level. Potholes grow in size and they call plant pools. ध्यान से देखिएगा potholes क्या होगा। ये नदी का पानी यहाँ पे गिरा, है ना, गिरने के बाद ये नीचे एक डिप्रेशन करेगा, नीचे डिप्रेशन हो रहा है भैया, पानी गिरे तो गड्ढा हो गया। अब डिप्रेशन होगा तो जो नीचे के चट्टान होते हैं वो टूट जाते हैं और टूट कर इसी में गोल गोल घूमने लगते हैं और ये घूमते घूमते कभी कभी जुड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कहलाएगा आपका क्या, पोथोल। प्लंज पूल क्या होगा, ये जब नदी आगे की ओर बहेगी, मतलब मान लो ये डिप्रेशन छोड़ दो, जब ये डिप्रेशन भर गया तो क्या होगा, नदी आगे की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ेगी तो यहाँ से भी चट्टानों में से क्या करेगी, पत्थरों को निकालेगी और एक जगह आएगा उन पत्थरों को घुमाने लगेगी। जैसे यहाँ मान लो गड्ढा हो गया, इस गड्ढे में पत्थरों को घुमाएगी। देखो दुनिया भर गड्ढे हो गए रास्ते में, नदी जब गई तो रास्ते भर गड्ढा कर, रास्ते भर के जितने भी पत्थर थे उनको तोड़ते हुए वो आगे निकल गए। तो ये तुम्हारे क्या कहलाएंगे, प्लंज पूल कहलाएंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी आपका मियांडर पीछे भी बता चुका हूँ, मियांडर क्या होता है। नदी का पानी बह के आ रहा है, उसने इस चट्टान को नहीं काट पाया, देखो आ तो रहा है सीधा सीधा, पर इस चट्टान को नहीं काट पाया, फिर क्या हुआ, घूम गया, घूम के बहकर अभी वो काटने की कोशिश कर रहा है पर काट नहीं पा रहा है। लेकिन नदी क्या बना रही है, एक तरह का ऐसे ऐसे सर्पिला आकार का मियांडर बनाते हुए आगे बढ़ रही है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है आपका रिवर ट्रेसेस, तो थोड़ा इसको भी हम यहाँ समझेंगे, रिवर ट्रेसेस को भी हम थोड़ा आगे समझेंगे, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ध्यान से देखो, जैसे जैसे फिगर बना रहा हूं आप भी लोग बनाते जाइएगा, फिगर आप लोग बनाते जाइएगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले एरिया को हम बोल दे रहे हैं T1, इस एरिया को बोल दे रहे हैं T2, इस एरिया को बोल दे रहे हैं T1, T2, T3। एक यहाँ पे भी T3 होगा, नहीं बना लो यही बना लो, चलो मैंने मान लिया। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया T3। कंसेप्ट कहने का केवल इतना है, एक पहले यहां से कोई नदी बह रही थी, ये रही नदी, है ना, कुछ ये लेवल नदी का था, नदी का लेवल एकदम ऊपर तक था, मतलब ये कोई जगह है, कोई वैली है और इसके ऊपर नदी का लेवल ये था और यहाँ से पानी आ रहा था। अब नदी क्या कर रहा है ना, नीचे इरोजन कर रहा है, नीचे वाले हिस्से को और गड्ढा करता जा रहा है। जब और गड्ढा करेगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। अब नदी का लेवल ये आ गया, बात समझना, पहले पूरा वहां से बहता था, अब थोड़ा सा नीचे से बह रहा है। सेम चीज यही है, पहले नदी ऊपर से बहती थी, अब उसने गड्ढा किया, अब इस वाले एरिया से बह रही है, और इसने गड्ढा किया इस वाले एरिया से बह रही है।
अब ये क्या कर रहा है, एक तरह का टेरिस बनते चला जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर टेरेसेस, रिवर। और ये होता क्यों है, इरोजन की वजह से। पहले नदी यहाँ से बहता था, मतलब इस वाले क्षेत्र कहीं से बहता था, फिर यहाँ से बहना शुरू किया, और आप देखेंगे एक तरह से वैली का भी निर्माण हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है भाई, गड्ढा होते जा रहा है ना, ये पूरा का पूरा गड्ढा होते जा रहा है, और एक तरह से वैली का भी निर्माण होते जा रहा है। तो रिवर ट्रेसेस आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे देखते हैं। रिवर ट्रेसेस में इतना याद रखिएगा, नदी का लेवल, देखो नदी बह रही है तो नीचे इरोजन कर रही है, जब नीचे और गड्ढा करेगी तो ये और नीचे हो जाएगी ना। पहले हाँ, पहले यहाँ से बह रही थी, अब यहाँ से बह रही है, अब और यहाँ से बहेगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से स्ट्रक्चर चालू हो रहा है, जिसको हम रिवर ट्रेसेस कहते हैं। अब ये क्वेश्चन ये कि ये ट्रेसेस फॉर्मेशन कैसे होता है। पहले देखो सारी चीजें वही चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है नदियों का बहाव, टेक्टोनिक प्लेट्स का भी टकराना कारण हो सकता है, प्लेट्स का एक दूसरे से दूर जाएंगी तो गहराई बढ़ जाएगी, ये भी एक कारण हो सकता है। एक्सप्लेन द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर। अब हम देखेंगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इरोजन हमने पढ़ा है, नदियां क्या क्या हटा रही हैं। अब हम पढ़ेंगे डिपोजिशन, कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, तो इसको हम लोग अगली क्लास में इसको हम लोग स्टार्ट करते रहे, ठीक है ना। तब तक जल्दी से ये ऊपर वाला रिवाइज आप लोग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मेड बाय रिवर। अब हमको देखना है, अभी तक हम लोगों ने इरोजन के बारे में देखा, अब हम देखेंगे डिपोजिशन से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलेगा, एलुवियल फैंस। एलुवियल फैंस क्या होता है, जैसे माउंटेनियस रीजन से अगर जो नदियां होती हैं जब निकल जाती हैं तो जितने भी हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो माउंटेन के ही इर्द गिर्द इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो जहाँ पे माउंटेनियस रीजन खत्म हो जाता है और ग्रेडियंट हल्का सा ऐसे सीधा हो जाता है, प्लेन वाला एरिया हो जाता है, वहां पे ले जाकर छोड़ देती है, तो उनको एलुवियल फैंस कहा जाता है। जैसे ये देखने को आपको मिलेगा, यहाँ पे माउंटेन खत्म हुआ, उसके ठीक नीचे तो हम लोगों का एरिया कैसा है, एलुवियल फैंस जैसा है, छोटे छोटे पार्टिकल है ना। डेल्टा क्या होता है, तो डेल्टा के बारे में आपको बता दिए हैं कि नदी जो है जब अपना सारा सेडिमेंट एकदम मुहाने पे, हाँ, माउथ ऑफ द रिवर पे लाकर छोड़ती है, उसको डेल्टा कहते हैं। फ्लड प्लेन थोड़ा समझ लीजिए, फ्लड प्लेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसी डायग्राम बता दे रहा हूँ, किसी एक डायग्राम को पकड़ लो, ठीक है, मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है, और ये इतनी ही दूरी पे केवल रिवर बह रही है। अब हुआ क्या, अचानक से रिवर में बाढ़ आई, ये नॉर्मल कंडीशन है ना, अचानक से रिवर में बाढ़ आई। अब ये पानी जो पहले इतने कम एरिया में घूम रहा था, अब ये पूरा भर गया, पूरा जो डिप्रेशन है, ये पूरा जो गड्ढा है पूरा भर गया। अब नदी क्या करेगी कि जितना सेडिमेंट लाएगी वो सारे सेडिमेंट को यहाँ भी छोड़ देगी, छोड़ेगी छोड़ेगी, पहले इतनी ही दूरी में छोड़ती थी, अब पूरी छोड़ देगी। तो जो ओल्ड सेडिमेंट है वो नीचे हो जाएगा और नया सेडिमेंट ऊपर आ जाएगा। कुछ ओल्ड सेडिमेंट तो बहकर चले जाएंगे, जैसे यहाँ तुम लोगों के कछार के एरिया में क्या होता है, जब बाढ़ का पानी आता है तो पुराना सेडिमेंट नीचे रहता है या फिर बहकर चला जाता है और नई मिट्टी ऊपर की ओर आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं फ्लड प्लेन्स। अब देखिए नेचुरल लीवीज क्या होता है, ये तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और आसान भी है। नेचुरल लीवीज क्या होता है, ध्यान से समझो। होता क्या है, अब देखो जैसे कि मान लो अभी फ्लड नहीं आया है, अभी पानी यहाँ पे है, यहाँ से फ्लो हो रहा है पानी, ठीक है, ये इसको नदी मान लो, ऐसे नदी ऐसे बह रही है इतनी एरिया में, और ये ऊपर थोड़ा सा जगह ये मान लो घाट वगैरह है। अब क्या हुआ, बाढ़ आ गया। जब बाढ़ आएगा तो समुद्र नदी के किनारे ऐसे सेडिमेंट, भाई किनारों पर सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये नदी बह रही है, क्या होगा, किनारों पर सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएंगे, और जब बाढ़ चला जाएगा तो ये सारी मिट्टी के ढेर जैसे लगेंगे। जहां तक नदी जाएगी आप देखेंगे नदी के अगल बगल ऊंचा ऊंचा दिखता होगा, वो सब नदी के ऊपर ऊंचा ऊंचा क्या है, सब सेडिमेंट्स हैं जो बाढ़ के दौरान आए होते हैं और नदी के किनारे रिज का काम करते हैं। रिज मीन्स एक मतलब पहाड़ी जैसा काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं उसको नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज को थोड़ा सा मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, एक बार समझना तुम लोग। जैसे कि मान लो ये रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ये रिवर फ्लो हो रही है, अब ये रिवर मान लो ऐसे फ्लो हो रही है,
अब अचानक से इसमें बाढ़ आ गया, अब बाढ़ आ गया, पानी इस साइड भी आ गया और इस साइड भी आ गया। जब पानी इस साइड और इस साइड आएगा तो जो भी सेडिमेंट होगा वो यहाँ पे ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो जो नदी का ये अगर कॉर्नर वाला एरिया है वो उठा उठा दिखेगा और बीच से नदी फ्लो हो रही होगी। आप अपने अगल बगल कोई नदी देख लीजिए, अगल बगल कॉर्नर का जो एरिया होता है उठा उठा दिखता है और बीच से नदी बहती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल लीवीज है। क्या है? नेचुरल लीवीज। ये सब ऐसे सेडिमेंट होते हैं जो नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाए जाते हैं। पॉइंट बार क्या होता है? देखो दोनों में अंतर समझना। पॉइंट बार समझो तो पॉइंट बार मैं तुम लोगों को कल बता दिया था, लेकिन एक बार और बता दे रहा हूँ। कल मैंने पॉइंट बार का जिक्र नहीं किया था। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? नदी द्वारा बनाया गया कौन सा स्ट्रक्चर है? मियांडर। और मियांडर के कनकेव साइड में सेडिमेंट डिपॉजिट होता है। तो सेडिमेंट किधर डिपॉजिट होगा? कनकेव साइड में। मींस नदी का पानी आएगा, इसको तो और अंदर करता चला जा रहा है, लेटरल वो कर रहा है, लेटरल इरोजन कर रहा है, लेकिन इस वाले एरिया में ऐसे सेडिमेंट डिपॉजिट होता चला जाएगा। नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट उसे कनकेव साइड में डिपॉजिट होते चला जाएगा। इसी सेडिमेंट और कनकेव साइड को हम कहते हैं पॉइंट बार कहते हैं। नदी ऐसे बह रही है, ये जो उठा हुआ हिस्सा है तो मियांडर हो गया भैया। हार्ड रॉक को नहीं वो नदी इरोज कर पाई, फिर वहीं से ऐसे घूम गई। लेकिन जो कनकेव साइड है अंदर वाला को, यहाँ से पानी ऐसे बहेगा, ठीक है, यहाँ पे इरोज करेगा और फिर यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, लेकिन सेडिमेंट को यहाँ कॉर्नर में कनकेव साइड में इकट्ठा कर जाएगा। जैसे देखिए पॉइंट बार को यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। ये देखो नदी ऐसे घूमी, एक किनारे वाले एरिया को काट रही है, तो ये क्या कहलाएगा? कट बैंक। उसको काट रही है, इसको इरोज कर रही है, और सेडिमेंट देखो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ये सब सेडिमेंट है ना, ये सेडिमेंट है सब। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट बार कहेंगे। आप कभी भी देखिएगा जहां नदी घूमी होगी ना, तो जो कनकेव वाला एरिया होगा वहां सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा होगा, और जहां से कर्व की होगी वहां काट रही होगी उस चीज को, काटती रहती है उस चीज को। क्यों? क्योंकि प्रेशर सारा का सारा ऐसे ही पड़ रहा है ना, प्रेशर तो ऐसे पड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर कम है तो यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहता है। समझ में आ रहा है? मियांडर और ऑक्सबो लेक मैं आपको समझा चुका हूं, ये आप लोग पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। अब ये देखो ब्रेडेड चैनल्स एंड स्ट्रीम। अब देखो होता क्या है ना, अब देखो एक ही नदी पहाड़ों पर से ऐसे बह के आ रही है, अब आगे आकर वो कई सारे चैनल में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। कारण क्या है? जब पहाड़ पर से नदियां चलती हैं तो काफी तेजी से चलती हैं। वो उनका स्टार्टिंग का स्टेज था, नदी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, फिर जैसे जैसे ढलान में नीचे आती है ढलान कम होते चला जाता है। मैच्योर स्टेज में ढलान, पहाड़ पे तो ऐसे यहाँ से नदी का प्रेशर तेज रहेगा, पर हम लोगों के एरिया में आएगी तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसे नदी बहेगी, जब नदी ऐसे बहेगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी। जब स्पीड स्लो होगी तो बहुत सारा सेडिमेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे रहेगी तो सेडिमेंट भी गिरेगा तेजी से, लेकिन ऐसे होगी तो सेडिमेंट भी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब वही सेडिमेंट ऐसे इकट्ठा हो जाता है और फिर नदी का पानी उससे बह नहीं पाता है, तो किनारे किनारे से कट जाता है। समझ में आ रहा है? तो नदियों के कई सारे चैनल निकल जाते हैं, एक ही नदी की कई सारी नदियां शाखाएं निकल जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेडेड चैनल एंड स्ट्रीम। अगला क्वेश्चन है, मियांडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न, जस्टिफाई। हाँ, मियांडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, ये एक चैनल पैटर्न है, इसी को जस्टिफाई करना। कैसे? ध्यान से देखो, मियांडर होता क्यों है? नदी का पानी जब बहता है, बहने की वजह से जब हार्ड चीजें मिलती हैं उसको काट नहीं पाती है। देखो ये मान लो यही कोई नदी है, ठीक है, अब ये सीधा जाना चाहती है, पर इस वाले एरिया को वो काट नहीं पा रही, तो घूम गई, फिर घूम गई ऐसे। तो ये नॉर्मली नदी ऐसे बन जाती है, नेचुरली ये बन जाता है, ये कोई स्पेशल कोई पैटर्न नहीं है। इसमें कई चीजें काम करती हैं, पृथ्वी का कोरियोलिस फोर्स भी काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करता है, और कनकेव साइड में क्या हो जाता है? कट ऑफ वगैरह उस साइड, कन्वेक्स साइड में कट ऑफ होता है, और कनकेव साइड में क्या सेडिमेंट डिपॉजिट होगा भैया। ये सब कनकेव साइड है, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, और इस वाले एरिया में क्या होगा? कट ऑफ होगा। इस वाले एरिया में क्या होगा? कट ऑफ होगा, है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे लिख देना इस चीज को। अब देखो लाइमस्टोन, अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के लेवल में जो भी हमारे स्ट्रक्चर बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि अंडरग्राउंड पृथ्वी के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, इस चीज के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो
Limestone behave differently in humid and arid climate. Why? What is the dominant and almost exclusive geomorphic process in limestone area? What are its result? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लाइमस्टोन का जिक्र किया है। पृथ्वी के अंदर एक्चुअली केवल इग्नियस रॉक नहीं होते हैं, मैक्सिमम चट्टानें कैसी होती हैं? लाइमस्टोन की बनी हुई। और लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है जो पानी से मिलता है तो घुल जाता है, पानी से मिलेगा तो घुल जाएगा। मान लीजिए कोई हार्ड रॉक है, बारिश हुई, जब बारिश होगा तो ऊपर अगर पानी सोखेगा तो जो रॉक होगा वो भी क्या करेगा? घुलना शुरू हो जाएगा और पानी रिश्ते रिश्ते धरती के अंदर चला जाएगा, है ना। और धरती के अंदर जाने के बाद कई तरह के निर्माण होते हैं जिसको हम स्टैग्मेमाइट कहते हैं, किसी को हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। अब स्टैग्मेमाइट और स्टैलेक्टाइट होता क्या है हम यहाँ से आपको बता दे रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको पूरे अर्थ के अंदर की चीजें मैं एक ही फिगर में ऐसे समझा दे रहा हूँ, बस आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिए, होता क्या है, मान लो बारिश का पानी ऐसे नीचे गिरा, ठीक है, रिश्ते रिश्ते अंदर गया, तो जो रिश्ते रिश्ते वो गड्ढा बना लेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्वैलो होल। क्या बोलेंगे? स्वैलो होल। याद रखिएगा एक चीज, हम आपको अपने अपनी बुक में फिगर देखते रहना है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्वैलो होल बोलेंगे। अब स्वैलो होल से पानी नीचे की ओर आएगा सरफेस में, जहां उसको एक सरफेस मिल जाएगा ट्रेवल करने के लिए, वो नीचे की ओर आ गया, है ना। स्वैलो होल से पानी कहां आया? नीचे की ओर आ गया। थोड़ा सा मैं यहाँ कर दे रहा हूं, इसको मैं और छोटा कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है, इसको मैं और छोटा करके बता रहा हूं, थोड़ा समझने का, तुम लोग तेज देख लेना एक बार। देखो ध्यान से, ये देखो मैं ऐसे बना समझा रहा हूं, फिगर तुम लोग अगर ऐसे बना समझ पाओ तो बना लेना। मान लो मैं यहां खड़ा हूं, बारिश का पानी रीस रीस कर कहां आ गया? नीचे की ओर आ गया। उसने यहाँ पे एक डिप्रेशन किया, होगा नहीं डिप्रेशन? बारिश का पानी गिरेगा तो डिप्रेशन होगा यहाँ पे। अब यहाँ से पानी की बूंदे मान लो यहाँ पर आ गई, नीचे जमीन पर ऐसे आ गए, और जमीन पर आने लगी जब, तो देखो पहली बात तो जब बारिश का पानी नीचे गिरेगा तो ये तुम्हारा जो लाइमस्टोन होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, होता कि नहीं होता है, और ऊपर भी कुछ लाइमस्टोन होंगे, क्वार्ट्ज वगैरह होंगे, ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जमना शुरू हो जाता है। अब ये करोड़ों साल का प्रोसेस है ना, पानी तो गिर ही रहा है, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे 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 जमना शुरू हो जाएगा ऊपर से, और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके नीचे भी ऐसा स्ट्रक्चर बन के हो जाएगा। तो पृथ्वी के नीचे इसको हम पूरे के पूरे केव कहेंगे। क्या बोलेंगे? केव। इस केव का निर्माण कैसे हुआ है? पानी की बूंदें जो रिस के आ रही हैं अंदर के पत्थर को घोल दे रही हैं, जब वो घुल जाएगा तो पानी नीचे चलने लगेगा। जैसे देखो पानी यहाँ नीचे अब चलने लगा है ना। तो अब ये कैल्शियम का कार्बोनेट का ऊपर से जो बना हुआ स्ट्रक्चर पत्थर का होता है, इसको हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, इसका एक नाम दिया हुआ है सेलेट। बोलो भाई, नाम पढ़ो अपना वहीं पे। सेलेटाइट। हाँ, सेलेटाइट, स्टेलेसाइट, इसका नाम आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, स्टेलेसाइट। ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? स्टेलेसाइट। अब यही पानी नीचे भी तो गिर रहा है, तो इसी तरह का एक स्ट्रक्चर नीचे भी बनेगा, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे ही बन जाएगा, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर नीचे, तो इसको हम बोलेंगे स्टेलेमाइट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टेलेमाइट। ये दोनों नाम याद रखिएगा। कहीं कहीं क्या होता है ना, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर और नीचे वाला स्ट्रक्चर आपस में जुड़ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पिलर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो जिसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। अब देखो ऊपर वाला तो हमें समझ में आ गया, नीचे वाला कैसे जम के खड़ा होता है ये समझना है। ऊपर वाले इसमें क्या होता है भैया, कोई चीज रखने को, बारिश की बूंद को अगर ऐसे नीचे छूता रहता है तो ऊपर देखो कुछ गंदा हो जाता है ना, लेकिन ये तो करोड़ों सालों से हो रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब क्या होता है, बारिश का पानी जब नीचे गिरता है, पहली बात तो नीचे कैल्शियम कार्बोनेट किसमें है? कैल्शियम CaCO3, याद रखिएगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट किसमें है? लाइमस्टोन में है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और बारिश के पानी में क्या होता है? कार्बोनिक एसिड।
कार्बोनिक एसिड। ये दोनों जब नीचे पानी के नीचे इसके नीचे पत्थर पे मिलते हैं और जब ये फ्लो होने लगते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से पानी इवेपोरेट कर जाता है। पानी इवेपोरेट कर गया, जब पानी इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, नीचे क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट से ये तैयार हो जाता है। भैया अभी तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी में मिला हुआ था, पानी भाप बन के उड़ गया, बच क्या गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पत्थर का इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैलेग्माइट, इसको हम बोलते हैं स्टेलेसाइट। अब याद करने का तरीका, जी से याद रखिएगा ग्राउंड, इसमें जी है ना, तो ग्राउंड याद रखिए, यानी जो ग्राउंड पे बन रहा है, मतलब पृथ्वी के नीचे जो ग्राउंड है वहां बना है वो क्या है, स्टैलेग्माइट है, और जो ऊपर बन रहा है वो स्टेलेसाइट है। और जब वो आपस में दोनों मिल जा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, अंडरग्राउंड लेक भी कभी कभी बन जाता है। अंडरग्राउंड लेक किसको कहते हैं, अब मान लो पानी गिर रहा है, यहाँ कहीं डिप्रेशन होगा, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया होगा तो क्या होगा, अंडरग्राउंड लेक कहलाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए एक चीज और ध्यान दो, इसको हटा दें। अब एक तरह का स्ट्रक्चर हम इसी में अंडरग्राउंड में हम और समझ लेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या है कि बहुत सारा डिप्रेशन होने की वजह से चट्टानों में कई सारे होल बन जाते हैं, जिन होल को हम कहते हैं स्वैलो होल। और कभी कभी जब बहुत समय बाद ये सारे होल आपस में जुड़ जाते हैं, सारे होल क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये कुछ इस तरह की आपको वैली जैसे दिखेंगे। पहले तो ये सब का सब क्या था, होल था, अब आपस में जुड़ गए हैं, तो अंदर के नीचे, इसके नीचे एक तरह का आपको वैली जैसा दिखेगा। और एक देखो, तो देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पृथ्वी के अंदर का है और किस तरह से ऊपर के सारे होल आपस में जुड़ गए हैं और ये पूरा का पूरा ऐसे ओपन हो गया, कोलैप्स हो गया है और ये केव का एंट्रेंस हो गया। आप नहीं देखते हैं धरती के अंदर आखिर नेचुरल केव का निर्माण कैसे हो जाता है, कोई गुफा वगैरह होता है उसका अंदर निर्माण कैसे हो जाता है, ऐसे ही होता है। बारिश का पानी आया, नीचे रिसना शुरू कर दिया। अब इधर देखो, एक स्वैलो होल यहाँ पे तो छोटा था, यहाँ पे कई सारे स्वैलो होल रहे होंगे, धीरे धीरे सारे स्वैलो होल आपस में जुड़ गए होंगे और ये पूरा ओपन हो गया होगा। और एक यहाँ तो स्टार्ट है ही, तो ये हो गया आपका ओपनिंग एंट्रेंस, केव का एंट्रेंस हो गया। समझ में आया, कहीं प्रॉब्लम है? यहाँ पे एक स्वैलो होल, अब ये स्वैलो होल क्यों बनेगा, पानी कंटिन्यूअस गिर रहा है, कहीं पे यहाँ की जो चट्टान रही होगी वो बहुत वो सॉल्यूबल हो रही होगी, पानी से घुल गई होगी, लाइमस्टोन या क्वार्ट्ज की बनी होगी, इसे घुल गई और घुल के रिश्ते रिश्ते अंदर आई और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। ये देखो, ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, पिलर है, ये नीचे वाला आपका स्टैलेग्माइट है, ऊपर वाला आपका स्टेलेसाइट है ना। और ये फिर ये गया और यहाँ पे भी कई सारा होल रहा होगा, कई सारा ऐसे स्वैलो होल रहा होगा। ये स्वैलो होल आपस में जुड़ के अभी क्या बन गया, पूरा इतना बड़ा डिप्रेशन बन गया। यहाँ से गुफा शुरू हुआ और ये इसका गड्ढा है। कभी कभी इसमें ऐसे पानी भर जाता है तो ये भी लेक कहलाएगा, एक तरह का ये भी लेक कहलाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े आप। एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म मेड बाय इरोजन कास्ट बाय ग्राउंड वाटर, है ना। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। स्वैलो होल क्या होता है, पुल क्या होता है ना, सिंक होल क्या होता है, ध्यान से देखिए। वही सेम चीज है यहाँ पे, स्वैलो होल जहाँ से पानी जा रहा है उसी तरह देखो, स्वैलो होल जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, जो सिंक होल होगा वो छोटा छोटा होगा, वो छोटे साइज का होगा। कई सारे सिंक होल मिलकर एक स्वैलो होल बना देगा। समझ में आ रहा है? अब देखो दिक्कत यह है, उलावास क्या कहते हैं, इसको उलावास कह लो या फिर इसको अंडरग्राउंड वैली कह लो। अभी ये जो है ना, ये जो खुला हुआ दिख रहा है यही उलावास है। इसको हम क्या बोले, जब कई सारे स्वैलो होल आपस में जुड़ जाए क्या कहलाएंगे, उलावास का है। या फिर इसको ग्राउंड वैली कह लो, अंडरग्राउंड वैली कह लो, वैली जैसा बन गया ये, इसको अंडरग्राउंड वैली कह लो, अंडरग्राउंड वी शेप वैली, इसी को हम उलावास भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये कई सारे स्वैलो होल आपस में, या फिर सिंक होल, कई सारे सिंक होल आपस में जुड़कर और क्या बना दिए हैं, उलावास बना दिए हैं। When sink hole and dolines join together because of slumping of material along their margins due to the roof collapse of cave and narrow and wide trenches called उलावास। अब ये जो, अब देखो पहले ये सिंक होल काफी छोटे रहे होंगे, पानी से घुलकर ये काफी चौड़े हो गए, एक वैली जैसा दिख रहा है तुमको। वैली इसलिए कह रहा हूं कि देखो वी साइज का दिख भी रहा है और अंदर पानी भी है, एक गुफा भी टाइप का अंदर है, इसीलिए उसको अंडरग्राउंड वैली कहो। इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे नहीं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अंडरग्राउंड वैली, है ना, उलावास या अंडरग्राउंड वैली। कोलैप्सिंग, ऊपर कोलैप्सिंग मींस, कोलैप्सिंग क्या होता है ध्यान से देखिए।
यहाँ पर कार्बोनेट बेड रॉक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रॉक है। यहाँ पे पानी गिर रहा है, अब ये रॉक क्या होंगे, टूट जाएंगे। ऊपर के रॉक टूट कर नीचे सेडिमेंट जैसा इकट्ठा होते जा रहे हैं, और यही नीचे से क्या बनेगा, नीचे से स्टैलेग्माइट, है ना, स्टैलेग्माइट। अब ऊपर का क्या हो गया, ऊपर का हिस्सा कोलैप्स हो गया। कोलैप्स मींस ऐसे खुल गया, ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा, ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा देखो पूरा खुल गया। अब ये ग्राउंड का पूरा ऊपरी हिस्सा खुल कैसे गया है, बारिश की पानी से या फिर विंड के इरोजन से। ये जो लाइमस्टोन पत्थर है ये धीरे धीरे या तो पिघल के नीचे की ओर हो गया या तो साइड से हट गया है, और ये पूरा का पूरा माउथ ओपनिंग हो गया है ना। लापिस क्या होता है, लापिस देखो कुछ नहीं है, जैसे कि मान लो ये आप देखो पहाड़ों पे आप जाएंगे तो कुछ पत्थर आपको दिखेंगे लाइमस्टोन जैसा, है ना। अब वहां पे आपको ऐसे दरदरे पत्थर दिखाई देंगे, इर्रेगुलर। आपको मालूम है जो दरारें दिख रही है ना, ये पूरा अंदर तक है। ये दरारें क्यों हैं, क्योंकि पानी यहीं से रीस कर अंदर की ओर जाता है, और कुछ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर लाइन से पैरेलली दिखाई देने लगते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं लापिस। अगर ग्राउंड पे रॉक पे इर्रेगुलर रॉक एक्टिविटीज लाइन से काफी लंबी दिखाई देने लगे तो वो क्या कहलाते हैं, लापिस। जनरली दो तरह के पत्थरों में पाई जाती हैं, एक लाइमस्टोन और एक क्वार्ट्ज, QUARTZ, याद रखिएगा। केव बताने की जरूरत है नहीं, केव मैं आपको अभी बता दिया हूं। केव क्या होता है, अर्थ के नीचे जो केव का निर्माण हो जाता है उसको हम केव कहते हैं। चलिए, एक्सप्लेन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय ग्राउंड वाटर। तो कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं ग्राउंड वाटर, डिपोजिट होके कौन कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। पहला हमने पढ़ा था स्टेलेसाइट, स्टेलेसाइट ऊपर वाला, है ना। दूसरा हमने क्या पढ़ा, स्टैलेग्माइट नीचे वाला, और तीसरा हमने पढ़ा जब स्टैलेग्माइट और स्टेलेसाइट आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक पिलर का निर्माण कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, पिलर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टेलेसाइट बनता कैसे है, ऊपर से पानी जो कैल्शियम कार्बोनेट घुल के आ रहा है वो सूख जाता है तो पूरा पत्थर बन जाता है, और नीचे वाले कैल्शियम कार्बोनेट से, समझ में आ गया। चलिए, अब आपका टॉपिक आता है ग्लेशियर। ये भी आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्लेशियर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, कि ग्लेशियर क्या होता है। और अभी देखो तुमने वाटर का पढ़ लिया, वाटर से कैसी कैसी आकृतियां बनती हैं। तुमने और क्या पढ़ लिया, डिपोजिशन का पढ़ लिया कि डिपोजिशन होने से कैसी कैसी आकृतियां बन सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आइस ग्लेशियर की वजह से किस किस तरह की आकृतियां बन जाती हैं। ध्यान से देखो, हाउ डू ग्लेशियर एनकम्पलिश द वर्क ऑफ रिड्यूसिंग हाई माउंटेन इनटू लो हिल। एक बहुत बड़ा माउंटेन एक छोटे से हिल में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ग्लेशियर किस तरह भूमिका निभाता है। जैसे मान लो पहले वो बहुत बड़ा पर्वत था, अब क्या बन गया, हिल बन गया। सर जब बर्फ पिघलेगा तो अपने साथ मिट्टी भी बस सिंपल, फिगर भी वही समझा रहा है। फिगर क्या समझा रहा है, वही समझा रहा है। इसको मैं बता देता हूं कुछ इस तरह से, है ना। इसको थोड़ा सा इस तरह से समझो। अगर फिगर नहीं समझ में आएगा तो यहां से समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये माउंटेन, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, माउंटेन हो गया, और ये आपकी आइस हो गई, ऐसे। ये ऊपर क्या जम गई, आइस जम गई, और कंटिन्यूअस ऊपर ठंडी है, ऊपर ठंडी है तो आइस के परत दर परत आइस जमती रहेगी। परत दर परत क्या कर रही है, आइस जम रही है। अब ध्यान से देखो, इसमें तुम दो चीज का फंक्शन देखोगे, दो चीजों को काम करते हुए देखो। पहला, इसके ऊपर कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और दूसरा पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो नीचे ओर से लग रहा है, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और आइस का खुद का प्रेशर खुद पे लग रहा है, तीन तीन तरह से प्रेशर लग रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहां जनरेट होगा, आइस के निचले हिस्से पर। तो जो नीचे वाला आइस है वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और जब वो पिघलेगा तो अपने, मैं आपको पहले आइस की प्रॉपर्टी बता चुका हूं, जो पिघलेगा तो पूरा पत्थर को खींचकर ले जाएगा। तो यहाँ से देखिए चट्टानों को ये तोड़कर क्या कर रहा है, नीचे की ओर ले आ रहा है। तो ये जो बड़े बड़े माउंटेन थे ये हिल में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप कभी देखिएगा, ये जो गंगा बह रही है ना गंगोत्री ग्लेशियर से, तो ग्लेशियर का ऊपर का हिस्सा नहीं बहता है, नीचे से बहना शुरू होता है। ऊपर से तो लगातार आइस पे आइस आते रहते हैं, और नीचे से भैया जब प्रेशर जनरेट होगा तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो नीचे हीट बढ़ेगा, हीट बढ़ेगा तो पानी बन जाएगा वो,
तो यहाँ से पानी बनकर ये बहना शुरू हो जाता है। और यही जब बहता है ग्लेशियर तो कई तरह की आकृतियों का निर्माण करता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? ऐसा तो लाखों करोड़ों साल बाद ये हमेशा हो रहा है, हमेशा होता रहेगा। इससे मोरेन सर माउंटेन्स जो है तो खत्म हो जाएंगे ना? हाँ, धीरे धीरे खत्म होंगे, इतना आसान नहीं है अरे सर, जल्दी। millions छोटे हो of- जाएंगे millions- और सुनो, छोटे हो जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, छोटे हो जाएंगे। तो उसमें बर्फ नहीं जमेगा? बर्फ नहीं जमेगा तो रुक जाएगा वो, लेकिन फिर भी तो टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे अंदर की ओर जा रहा है, तो अंदर से उठ भी तो रहा है वो। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है ना? एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म मेड बाय द ग्लेशियर। ग्लेशियर से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्क, सबसे पहले बनता है सर्क। सर्क मैंने आपको कल भी बताया, मतलब इसके पीछे वाली क्लास में बताया था सर्क क्या होता है। माउंटेन पानी बहेगा तो यहाँ से चट्टान निकल जाएगी, यहाँ से चट्टान निकल जाएगी, और जो चट्टान निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे? जिसमें जो डिप्रेशन क्रिएट होगा उसको हम क्या कहेंगे? सर्क कहेंगे, है ना? अब ये जो सर्क है, इसका जो बर्फ है वो नीचे की ओर ऐसे बहते हुए आ जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना, एक और इंपॉर्टेंट आपका है हॉर्न एंड सेरेटेट क्या होता है। हॉर्न क्या होता है और सेरेटेट क्या होता है? ध्यान से देखो, ये भी बहुत पहाड़ नहीं है। जैसे कि मान लो ये माउंटेन है, ठीक है? आइस यहाँ से निकल रहा है, आइस जब निकलेगा तो आप देखेंगे इस चट्टानों को भी लेकर आएगा। तो ये जो माउंटेन है बेटा ना, इसका ऊपरी हिस्सा एक हॉर्न जैसा एकदम नुकीला हो जाता है। ऊपरी हिस्सा क्या हो जाता है? एकदम नुकीला हो जाता है। इस नुकीले हिस्से को हम क्या कहेंगे? हॉर्न कहेंगे। और जब इस माउंटेन के तीनों ओर, अरे भैया, एक तो इस साइड इसका होगा बर्फ के द्वारा, सामने से भी होगा, उस साइड से भी होगा, इरोजन होगा, तो बीच में एक रिज तैयार हो जाए। तो पहले ये माउंटेन कुछ ऐसा हुआ करता था, देखो ये ऐसा हुआ करता था। अब घिस कर देखो दरारें आ गई, ऐसे वैली का निर्माण हो गया। अब इसके बीच से बर्फ बाहर की ओर आने लगेगा। समझ में आ रहा है? तुम थोड़ा समझने की बेटा कोशिश करना। मैं एक बार और इसको ऐसे क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मैंने बड़ा किया और मैंने तुमसे क्या कहा? पहले ये वाला जो माउंटेन था कैसा था? ऐसे था, नॉर्मली एक ही माउंटेन था। अब बर्फ क्या हुआ? जो आइस है वो क्या हुई? इनको तोड़ना शुरू कर दी, इस तरह से रीजेस बन गई। इसमें कई सारे दरारें आ गई। जब दरारें आएंगी तो एक यू शेप वैली भी बनेगा, और इस यू शेप वैली से अगर पानी गिरेगा तो उसको हैंगिंग वैली कहेंगे, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, है ना? अब यू शेप वैली कैसे बनेगा मैं अभी ये भी बता दे रहा हूं। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी बता दूं, बात मैं आपको ना बताऊं, ठीक है ना? तो ये जो हिस्सा है, जो दरारें आ जा रही हैं, जो ये रिज तैयार, मतलब एक ही पर्वत में कई सारी रिजेस तैयार हो जा रही हैं, उसको हम कहेंगे सेरेटेड रिज, है ना? और जो सबसे ऊंची, सबसे नुकीली चोटी होगी वो क्या कहलाएगी? हॉर्न कहलाएगी। जैसे मान लो मैं एक माउंटेन हूं, ध्यान समझना, ध्यान समझो, मैं क्या हो गया? माउंटेन हो गया। अब मेरा क्या हुआ? इरोजन हुआ, ये सारा पत्थर निकल गया, ये सर कैसा हो गया? नुकीला हो गया, क्या कहलाएगा? हॉर्न। और फिर ये भी सबसे पत्थर गिर रहा है, सब पत्थर गिर रहा है, पीछे से भी गिर रहा है, तो कुछ इस तरह से रीजेस बन जाएंगी। तो कई सारी रीजेस बनेंगी, देखो बीच में वैली भी बन गई, बने भाई। तो ये जो रीजेस होंगी, ये जो पतली पतली ऐसे रीजेस तुमको दिख रही हैं, वो क्या होंगी? सेरेटेड रीजेस होंगी, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हैंगिंग वैली और यू शेप वैली की बात समझ लो। हैंगिंग वैली क्या होता है और यू शेप वैली क्या होता है, यही पे बता दे रहे हैं। पहले हम देखेंगे किसको? हैंगिंग वैली को, है ना? आगे हैंगिंग वैली आएगा तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना? अभी समझ लीजिए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए ये कोई माउंटेन है, इसी को मैं बना रहा हूं, है ना? ये कोई माउंटेन है, ये अब इसमें इसका हॉर्न बनेगा, ऐसे ही हॉर्न बन गया, ठीक है ना? अब इरोजन की वजह से ये माउंटेन कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहले वी टाइप का ये दिख रहा है, ये वी टाइप का ऐसे हो गया। अब ये जो आइस की चादर है, मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं, यहां पे बहती हुई आएगी, और ये पूरा आइस की चादर पूरा ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक आइस यहाँ पे चढ़ जाएगा। जब ये आइस पिघलना शुरू होगा तो नीचे थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, ऐसे नीचे ध्यान देना। जब ये आइस पिघलना शुरू होगा तो साइड की चट्टानों को काट कर हटा देगा, इस साइड की चट्टानों को काट कर हटा देगा, और ये वैली तुमको कुछ ऐसे दिखेगी।
यू शेप की दिखेगी, यस सर। क्योंकि नीचे तो काट ही रहा है, अगल बगल से कोई यू टाइप की अगल बगल से भी काट रहा है। तो यू शेप वैली का निर्माण किससे होता है? आई ग्लेशियर की वजह से होता है। वी शेप वैली का निर्माण होता है आपका पानी के हेडवर्ड इरोजन की वजह से होता है। समझ में आ गया? क्योंकि पानी तो शुरुआत में नीचे इरोज करेगा ना, लेकिन आइस क्या कर रहा है? अगल बगल में भी चट्टानों को नोच ले रहा है, तो ये वैली भी ना बन के यू बन जा रही है। और जब यही वैली का पानी, इसका पानी जब नीचे की ओर गिरता है और एक बड़े से वैली में मिलता है, तो इसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। देखो, इस वैली का पानी निकलकर इसमें गिरा और ये मेन वैली है। जैसे मान लो एक पर्वत ये कहीं ये था और एक पर्वत ये था, ऐसे था ना पर्वत। फिगर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, मैं फिगर को एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो फिगर में आपका माउंटेन दिख रहा है वो कैसा था? देखो, एक माउंटेन ये वाला है, इसको फिगर में नहीं लिया है। ये माउंटेन कुछ ऐसे था, है ना, और फिर ये माउंटेन कुछ ऐसे था। ये दोनों क्या है? माउंटेन है। अब ये वाले माउंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, और ये जो बीच वाला है यहाँ भी बर्फ जमा होगा, जब बर्फ हटा होगा तो ऐसे यू शेप वैली का निर्माण हो गया यहाँ पर, यू शेप वैली। और अब इस वाले माउंटेन में जितने भी आइस की वजह से स्ट्रक्चर बने, एक वैली का निर्माण हो गया जिसका पानी नीचे की ओर गिर रहा है, इसको हम कहेंगे हैंगिंग वैली। समझ में आ गया सबको? नहीं आया तो बताओ, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए एरेटे क्या होता है? एरेटे इन जियोलॉजी अ शार्प क्रेस्टेड नैरो रिज ऑफ रॉक विच सेपरेटेड टू वैली in statically form when two U glacier erode parallel। अब देखो एरेटे कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए दो ग्लेशियर है, ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो दो यू शेप ग्लेशियर है ना, और इन दो यू शेप ग्लेशियर से बर्फ आ रहा है, जो आइस है वो आ रहे हैं। जब आइस बाहर की ओर पानी से निकलेंगे तो अपने साथ और क्या क्या लेकर आएंगे? सेडिमेंट, लेटरल मतलब सेडिमेंट, रॉक के टुकड़े भी इकट्ठा कर देंगे किनारे किनारे। भैया जब आइस गिरेगा तो किनारे किनारे क्या इकट्ठा कर देगा? रॉक्स के टुकड़े इकट्ठा कर देगा, तो बीच में एक और रिज तैयार हो जाएगी जो दो यू शेप वैली को एक दूसरे से अलग करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? एरेटे। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो दो यू शेप वैली को एक दूसरे से सेपरेट करे, अलग करे, उसको हम बोलेंगे एरेटे। ग्लेशियर वैली या ट्रफ। अभी मैंने आपको बताया ग्लेशियर वैली के बारे में, जो यू शेप वैली होता है। कैसे बनता है? बर्फ क्या करेगा? इससे यहाँ से किनारे किनारे से भी क्या कर रहा है? टुकड़ों को काट रहा है। एक यू शेप वैली आपको यहाँ बनती हुई दिख रही है, एक यू शेप वैली यहाँ बनती है, और जो बीच वाला हिस्सा वो क्या कहलाएगा? एरेटे कहलाएगा, जो दो यू शेप वैली को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ये देखिए, ये एक यू शेप वैली दिख रहा है। अभी तो यहाँ पे आइस नहीं है, जब आइस था तो यहाँ के सभी चट्टानों को तोड़ दिया था और एक यू शेप वैली क्लियर हो गई। आप एक बार ना वीडियो को एक बार और देखेंगे मेरा, आपको क्लियर हो जाएगा। क्या बहुत पहाड़ नहीं है, तुम लोग जैसे पहली बार पढ़ रहे हो ना, तुम लोग को अटपटा लग रहा है, अटपटा नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है चीजें। बस हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है। एरेटे मींस जो दो यू शेप वैली को किनारे करे। यू शेप वैली क्यों बनेगा? क्योंकि लेटरल साइड से भी इरोजन करता है। हेडवार्ड तो कर ही रहा है, लेटरल साइड से भी करता है। अब देखो फियोर्ड क्या होता है? फियोर्ड आल्सो स्पेशल। फियोर्ड आर लॉन्ग डीप नैरो ग्लेशिएटेड वैली विच ओवर स्टीपन वॉल अराउंड देम। अब देखो, एक ऐसी वैली जिसके चारों ओर पर्वत हो, उसको हम फियोर्ड कहते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली मैंने आपको अभी बताया। देखो यहाँ पे पहले ये पूरा का पूरा एक पर्वत रहा होगा। फिर से समझ लो, पहले क्या रहा होगा? ये पूरा का पूरा एक पर्वत, ये पूरा का पूरा एक पर्वत। आइस के इरोजन की वजह से इसमें हॉर्न बना, कहीं कहीं हॉर्न होगा। ये सेग्रीगेटेड क्या है? सेग्रीगेटेड वैली है। अब देखो, एक यू शेप वैली ये, एक यू शेप वैली ये, एक यू शेप वैली ये, और ये बीच वाला क्या कहलाएगा? एरेटे। दो यू शेप वैली को अलग कर रहा है। और अब ये सबसे बड़ी वैली ये हो गई, और जब एक वैली में से पानी दूसरे वैली में गिरे तो कहलाएगा हैंगिंग वैली। समझ आ गया? पहले तो मान के चलो ये एक माउंटेन और ये एक माउंटेन। तो माउंटेन जब ऐसे ऐसे
वैसे उधर उस साइड से भी तो होगा। अरे भैया एक माउंटेन ये रहा, एक माउंटेन ये रहा, अब इधर से देखोगे तो एक माउंटेन उधर और एक उधर, तो जो ऐसे वाला है, ऊपर वाला जो माउंटेन ऐसे दिख रहा है तुमको, वहां से वैली का निर्माण हो गया। तो ये ऊपर वाली वैली हो गई, जो आकर नीचे वाली वैली में गिर रही है तो क्या कहलाएगी? हैंगिंग वैली। अब देखो डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियर वैली एंड रिवर वैली। ग्लेशियर वैली और रिवर वैली में डिफरेंस कौन कौन बता सकता है? बड़ी आसान है। रिवर वैली का मतलब वी शेप वैली, ग्लेशियर वैली का मतलब रिवर वैली में कैसा इरोजन? हेडवर्ड इरोजन, मतलब नीचे की ओर इरोजन। इसमें कैसा इरोजन? लेटरल इरोजन होता है, दोनों साइड से होता है, तो यू शेप वैली तैयार हो जाती है। ग्लेशियर वैली जो होते हैं वो वाइड होते हैं, वो ये यू शेप वैली काफी वाइड होते हैं, वी शेप वैली नैरो होती है। समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे ही आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, टिल और एलुवियल में क्या अंतर है? टिल क्या होता है? ग्लेशियर द्वारा लाया हुआ कचरा। ग्लेशियर क्या लाता है? अपने साथ लाइमस्टोन लाएगा, रॉक कुछ मटेरियल लाएगा। एलुवियल क्या होता है भैया? तो एलुवियल जो रिवर लेकर आता है उसके द्वारा होता है ना? तो ये देख लीजिएगा, जितने जितने सेडिमेंट इकट्ठा करेगा ग्लेशियर वो कहलाएगा टिल, जो सेडिमेंट इकट्ठा करेगा रिवर वो कहलाएगा एलुवियल। बस इतना ही जान लो। अब हम देखेंगे मोरेन्स। मोरेन्स भी बड़ी मजेदार चीज है। मोरेन्स देखो, मोरेन्स कई प्रकार के होते हैं, लगा दिया नहीं है यहाँ पे। मोरेन्स बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। हाँ दिया तो है यहाँ पे, मैं मोरेन्स को ऊपर का समझा के यहाँ समझा दे रहा हूँ, है ना? मोरेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछेगा। पहले तो जान लो मोरेन होता क्या है। मोरेन होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से तुम लोग पानी पीकर समझने की कोशिश करो, है ना? थोड़ा सा लाओ पानी, हम भी पी लें, तुम भी लोग पियो। मोरेन होता क्या है देखिए एक बार। ये जो ग्लेशियर है, जब ग्लेशियर फ्लो होता है, अब ग्लेशियर फ्लो क्यों होगा ये जानते हो? प्रेशर बन रहा है तो नीचे वाला पानी बनकर बहेगा। जब नीचे वाला पानी बनकर बहेगा तो ऊपर के भी तो बर्फ बहेंगे, आइस बहेंगे, उसको ग्लेशियर फ्लो कहते हैं। जब ग्लेशियर फ्लो होता है तो अपने साथ पत्थर के कुछ टुकड़ों को लाकर किनारे किनारे जमा कर देता है। तो ये किनारे किनारे जमा हुए पत्थर के टुकड़े एक समय ऐसा आता है जो एक रिज जैसा दिखने लगते हैं पूरा जहां तक ग्लेशियर फ्लो होता है, तो उसको हम कहते हैं मोरेन। समझ में आ गया? अब मोरेन कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के बेसिकली हैं मोरेन। तीनों का मतलब समझिए। एक होता है टर्मिनल मोरेन, यहां देखो फिगर में, बाद में वहां देखना। टर्मिनल मोरेन का मतलब जब मोरेन आके एकदम लास्ट साइड में इकट्ठा हो जाए, जहां पे ग्लेशियर खत्म हो रहा है, वहां पे ऐसे पत्थर देखो, यहाँ पे रिज बन गया, बना नहीं बनाया रिज? ध्यान से देखिए, एक ऐसे पहाड़ जैसा आपको दिखेगा, रिज बन गया। ये पहले कुछ नहीं था, और ये कहां बनेगा? जहां पे ग्रेडियंट एकदम ऐसे कम हो जाएगा। मतलब देखो पत्थर कुछ ऐसे है और यहाँ पे ग्रेडियंट कम हो गया, तो जो पत्थर टुकड़े आए कहाँ इकट्ठा होंगे? एकदम जहाँ पे कम है इकट्ठा, और साइड से ऐसे ग्लेशियर के चारों ओर ऐसे खड़े हो जाते हैं, पूरा पहाड़ बन जाते हैं, और ये पूरा बर्फ ऐसे गिरता है। ये पूरा का पूरा क्या है? बर्फ ऐसे गिरेगा, और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया है? मोरेन। जो एकदम सामने इकट्ठा हो जाए, पत्थर का रिज बन जाए, उसको हम कहेंगे टर्मिनल मोरेन। अब देखो दूसरा आपका है सुपर ग्लेशियल मोरेन, है ना? सुपर ग्लेशियल मोरेन क्या होता है? जब लेटरल, अब देखो, अब ये जो आई से नीचे गिर रहा है तो सामने की ओर तो इकट्ठा ही करेगा, साइड से भी तो पत्थर को कट करेगा, साइड से भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक ग्लेशियर यहां से आ रहा है, एक ग्लेशियर यहां से आ रहा है ना? तो जब एक साइड में ग्लेशियर के किसी एक साइड में इकट्ठा होता है तो हम उसको हम कहते हैं सुपर ग्लेशियल मोरेन। लेकिन जब इन दोनों ग्लेशियर का मोरेन जो है, यानी कि पत्थर के टुकड़े बीच में आकर इकट्ठा हो जाते हैं और एक रिज का काम करते हैं, उसको हम कहेंगे मेडियल मोरेन। समझ में आ गया? अब भैया एक ग्लेशियर फ्लो ये है, ये किसी एक माउंटेन का है, और ये वाला माउंटेन के दूसरे साइड का है। जब ये अपने अपने साइड में मोरेन इकट्ठा करेंगे तो हम क्या कहेंगे? सुपर ग्लेशियर मोरेन। लेकिन जब इन दोनों के मोरेन बीच में इनको डिवाइड कर देते हैं, देखो यहाँ पत्थर इकट्ठा हो गया, यहाँ पत्थर आके इकट्ठा हुआ नहीं हुआ बीच में, जो इस वाले ग्लेशियर फ्लो को इस वाले ग्लेशियर फ्लो को एक दूसरे से अलग कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? मेडियल मोरेन कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? ग्राउंड मोरेन बड़ी अजीब चीज है। जैसे ग्राउंड में तुमने समझा छुट्टा पटगुल्ला नहीं होता है, जैसे कि ग्लेशियर फ्लो हो रहा है, ये ग्लेशियर फ्लो हो रहा है तो कुछ आपको पत्थर ऐसा नहीं है कि केवल इस किनारे पे या इस किनारे दिखेंगे,
कुछ बीचों में दिखेंगे छोटे छोटे पत्थर बीच बीच में भी दिखेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंड मोरेन, है ना। तो एलुवियल प्लेन और आउटवाश प्लेन में अंतर क्या है? एलुवियल प्लेन किसके द्वारा बनता है? रिवर के द्वारा। आउटवाश प्लेन किसके द्वारा बनता है? तो ग्लेशियर के द्वारा। आउटवाश प्लेन में तुमको कंकड़ पत्थर ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे कंकड़ पत्थर कम देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या है, व्हाट आर द बैरियर डिफरेंसेस बिटवीन हाई रॉकी कोस्ट एंड लो सेडिमेंट्री कोस्ट। अब आपका देखिए कोस्ट वाला आ गया, अब हम पढ़ेंगे इसको सी, कोस्ट और डेजर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, इसको हम कब शुरू करते हैं? ठीक 2 मिनट बाद। तब तक ऊपर का आप क्या करिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। यहां तक आप तब तक जल्दी इसको रिवाइज करिए। क्वेश्चन नंबर 16 से हम ठीक 2 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय वेव्स एंड करंट। इसके पहले हम लोगों ने डिपोजिशन वाला पढ़ा, इरोजन वाला पढ़ा। अब हम थोड़ा सा वेव्स और करंट को समझेंगे। उसके बाद डेजर्ट वगैरह एरिया में किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है और सी वगैरह से किस तरह का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएंगे। जैसे ये हो गया वेव कट क्लिफ, तो इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है वेव कट क्या होता होगा, कि समुद्र से जो लहरें आती हैं और जो किनारों को काट देती हैं और एक स्ट्रक्चर को तैयार कर देती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेव कट क्लिफ कहेंगे, ठीक है ना। टेरिस का निर्माण आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेरिस कैसे बनता रहता है ना। नदियों से भी टेरिस, वेव वगैरह से भी टेरिस बनता है। जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बन जाए उसको हम टेरिस कहेंगे। सी स्टैक क्या होता है, ध्यान से समझो, ये बहुत ही ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो रॉक आप देख रहे हैं ना, पहले ये सारे आपस में जुड़े रहे होंगे पहले। अब ये मत कहना कि सर ये तो रॉक इतना जल्दी खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत साल लग जाते हैं इन रॉक को करते करते। ये सारे जो रॉक है ये आपस में सब जुड़े होंगे। हुआ क्या होगा, इन रॉक्स में कुछ ऐसे मटेरियल होंगे जो पानी में सॉल्यूबल होंगे। कुछ लाइमस्टोन रॉक में होगा, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह अंदर होगा, वो पानी से सॉल्यूबल होता होगा, और लहरें भी कंटिन्यूअस टकरा रही हैं। तो इस तरह का एक कॉलम, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? सी स्टैक कहते हैं उसको हम। सी केव क्या होता है? समुद्र के अंदर, जैसे कि मान लो ये क्या है, एक बहुत बड़ा चट्टान है, समुद्र यहाँ शुरू है ना, समुद्र की लहरें टकरा रही हैं, तो इधर वाला रॉक सॉल्यूबल होगा, वो मतलब घुल गया होगा लहरों से, या फिर उसमें भी इरोजन हुआ होगा, वेदरिंग हुआ होगा, और एक अंदर एक गुफा बन गया। इसमें देखो लोग अंदर घूमने तक चले जाते हैं नाव से, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी केव कहेंगे। सी आर्क क्या होता है? जब एक बड़ा सा पत्थर में आर पार एक टनल टाइप का बन जाए, है ना। मतलब देखो इधर से यहाँ पे आपको दिखेगा आर पार नहीं होगा, अगर ये आर पार होगा क्या कहलाएगा? नहीं, सी आर्क, है ना। अब ये देखो ये एक आर्क है। आर्क क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ से लेकर ऐसे बना हुआ है, नीचे कोई इसका बेस नहीं है, नीचे समुद्र का पानी है पूरा का पूरा। आर्क यही ना, सर्कल का आर्क क्या है? सर्कल का मतलब कोई भी उसका सर्कमफ्रेंस ले लो। अब देखिए यहाँ पे समझिए, बीचेस क्या होते हैं? समुद्र के किनारे जो भी सेडिमेंट इकट्ठा हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बीचेस कहते हैं। ड्यून्स क्या होता है? बीचेस से या फिर सैंड से जो भी टीला बन जाता है, टीले का निर्माण हो जाता है, उसको हम ड्यून्स कहते हैं। बाढ़ क्या होता है? बीच के बगल में आप देखी होंगी, जैसे कि मान लो बीच है, अब तुम लोग कोई राम सेतु देखे हो? नहीं देखे हो? मतलब तमिलनाडु में आप देखेंगे, जैसे मान लो ये इंडिया का, जैसे मान के चलो इंडिया के नीचे वाला हिस्सा है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे तो खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ सेडिमेंट जो है एक पतली लाइन से ऐसे सीधा सीधा गए हुए हैं, उसको हम बाढ़ कहेंगे। समुद्र के अंदर तक, है ना, सेडिमेंट इकट्ठा होगा। बैरियर क्या होता है? बैरियर देखो ध्यान से, बीच पर एक बैरियर होता है ना, ये पैरेलली चलता है। जैसे बैरियर को हम कहाँ देख सकते हैं? यहाँ, ये देखो ये बैरियर है, ये जो सारी लाइनें बनी हुई है ना, ये बैरियर है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये बैरियर बना कैसे? यहाँ पे एक लैंड का हिस्सा है, यहाँ पे पूरा का पूरा पानी है, तो ये बीच में आ कहाँ से गया है टुकड़ा? ये टुकड़ा आया नहीं है। इधर के जो चट्टान होगी काफी सॉल्यूबल होंगी, तो ये घुल गई होंगी, ये नहीं घुला होगा। जब ये नहीं घुला है तो समुद्र में भी तो सेडिमेंट होगा, वो जाकर वहां पे इकट्ठा हो गया। अब ये किसका काम करने लगा है? बैरियर का काम करने लगा है। मतलब पहले तो मेनलैंड है, फिर पानी है, फिर आगे भी जमीन का कुछ टुकड़ा ऐसे बैरियर बना हुआ है। स्प्लिट देखो, ये मैं तुमको ये बता रहा था, ये देखो ये भारत वाला जो राम सेतु नहीं बता रहा तुम लोगों को, ये वाला एरिया है। ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्प्लिट कहेंगे। ये भी डिपोजिशन से इकट्ठा होता है। देखो यहाँ पर
समुद्र लगभग यहाँ खत्म हो गया, लगभग समुद्र यहाँ खत्म हो गया है। लेकिन आप देखिएगा अब ये हल्का हल्का चौड़ा होते जा रहा है ये पूरा। अब यहाँ पे रोड वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ पे गाड़ियां आती जाती हैं। ये सब कैसे बना होगा ये कि यहाँ पे भी सेडिमेंट इकट्ठा हो रहा है, बालू इकट्ठे हो रहे हैं और अब समुद्र अपनी चौड़ाई को बढ़ाते जा रही है। समझ में आ रहा है? और ये डूबेगा कब? जब समुद्र का लेवल, जब सी का लेवल काफी उठ जाएगा, ये सब के सब डूब के समुद्र में विलीन हो जाएंगे। तो जितने भी स्ट्रक्चर है उन्हीं को बारे में हमको पढ़ना है इसमें, और केवल स्ट्रक्चर दिमाग में अपने ध्यान देना है। पतली लाइन आएगी तो बार, और पतली लाइन आगे आगे जाके चौड़ी होगी तो स्पेस। चलिए, हाउ डज विड परफॉर्म। अब देखो डेजर्ट क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि डेजर्ट क्या होता है। ध्यान से देखो, ये इतना लंबा चौड़ा केवल डेजर्ट को जानने के लिए दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डेजर्ट को किस तरह समझा दे रहा हूँ। जैसे कि डेजर्ट में किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। आपको मालूम होगा कि पत्थर से ही जो है बालू या मिट्टी का निर्माण होता है ना। जैसे कि मान लो हवा चल रही है कुछ इस तरह से, जब हवा ऐसे चलेगी तो अपने साथ रॉक्स के मटेरियल, सेडिमेंट वगैरह उठाकर अपने साथ ले जाएगी, ले जाएगी। अगर उस रॉक के आगे कोई टीला आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई चट्टान आ गया, तो वो क्या करेगी? इन सभी कणों को, धूल की कणों को यहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर देगी, है ना। यहाँ पे इकट्ठा करना क्या करेगी? शुरू कर देगी। तो इसको हम बोलेंगे, तुमको एक ड्यून टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, तुमको दिखेगा बालू का खूब बड़ा टीला पर, इसको हम कहेंगे क्या? ड्यून। क्या बोलेंगे? और अगर जो है ये सारे जहां पे एयर का वेव, मान लो मैं कोई चीज ऐसे फेंक रहा हूं, तो मेरी कुछ पावर होगी, मेरी एनर्जी के हिसाब से हो जाएगा। कुछ दूर जाने में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहां वेलोसिटी कम होगी वो वहां पे गिर जाएगा। तो एयर कुछ इन पार्टिकल्स को ले जा रही है, तो जरूर एयर कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाती होगी? शांत हो जाती होगी। भाई उसकी भी तो कुछ हैसियत होगी एयर की। तो जहां पे शांत होगी वहां सारे पार्टिकल क्या होंगे? जमीन पे गिर जाएंगे, डिपोजिट। और लंबे समय तक अगर ऐसे होते रहेंगे, लंबे समय तक, तो एक डेजर्ट का रूप ले लेंगे, एक रेगिस्तान का रूप ले लेंगे। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम इसमें, ड्यून्स में और डेजर्ट में? चलो आगे देखते हैं। एक्सप्लेन, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है, नहीं समझेंगे तो दिक्कत होगी। पहले तो पूछा है, एक्सप्लेन द लैंड फॉर्म क्रिएटेड बाय इरोजन थ्रू विंड। विंड के हिसाब से किस तरह के लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं और इरोजन की वजह से। सबसे पहले बनता है पेडिमेंट। पेडिमेंट क्या? देखो दो चीज होता है, एक पेडिमेंट होता है और पेडिप्लेन होता है। लिखा हुआ है ना, दो चीज होता है, एक होगा पेडिमेंट और एक होगा पेडिप्लेन। पेडिमेंट क्या होता है कि यहां से आप समझ लीजिए, जैसे कि मान लो ये कोई माउंटेन है, ठीक है, कंटिन्यूअस इस पे एयर वगैरह फ्लो हो रहा है, बारिश वगैरह हो रही है, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? इरोजन होगा, वेदरिंग होगी। इरोजन और वेदरिंग होगा, इसके कुछ पत्थर अगर टूट के गिरेंगे, यहाँ से टूट के नीचे की ओर गिरेंगे, तो सीधे इसके कमर के पास यानी पैर के पास इकट्ठा हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे पेडिमेंट्स। क्या बोलेंगे? पेडिमेंट्स। ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पेडिमेंट। देखिए ये माउंटेन रेंज है और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाया? पेडिमेंट्स कहलाया। ये छोटे पत्थर के टुकड़े और बहुत समय बाद ये आपस में जुड़ जाते हैं, इसको हम पिडमोंट भी कह सकते हैं, है ना। और पेडिप्लेन क्या होता है? जब यही पत्थर के टुकड़े कुछ आगे तक आके एकदम समतल हो जाते हैं, प्लेन बन जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेडिप्लेन कहेंगे। देखिए यही पत्थर टुकड़े क्या है, अब बहुत समय बाद क्या होगा? ये आगे आके एकदम प्लेन हो गया, एकदम सपाट हो गया। पहले ये क्या था? देखो पूरा पहले ये क्या था? पत्थर था, बस समझ ना, एक पर्वत जैसा था। अब देखो नीचे क्या हो गया? एकदम प्लेन हो गया। ये क्या कहलाएगा? पेडिप्लेन। ये सारा माउंटेन का है, जो भी रिज रहा होगा, हिल रहा होगा, सब गायब हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया? समतल हो गया, बराबर हो गया, तो क्या कहलाएगा? और एक होता है प्लायस। प्लायस में कुछ इस तरह जो आपके बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट समझाया हुआ है। प्लायस मतलब जैसे कि मान लो ये चारों ओर अगर माउंटेन है, तो बीच में कहीं ना कहीं क्या होगा? डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन मीन्स खड्ड होगा एक। जैसे कि ये माउंटेन, जैसे मान लो ये हिमालय माउंटेन है, तो ये बीच वाला हिस्सा क्या है? डिप्रेशन, गड्ढा है वो। काफी समय से अब यहाँ पे वेदरिंग वगैरह की वजह से इसमें इसके सारे कण यहाँ पे इकट्ठा होते होंगे नहीं होंगे? और एक समय आएगा कई वर्षों बाद कि वो पूरा का पूरा डिप्रेशन भर जाएगा, प्लेन मतलब प्लेन की तरह हो जाएगा। और एक समय आएगा कि उसमें पानी भी इकट्ठा हो सकता है। जब इस तरह के डिप्रेशन में वाटर इकट्ठा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं?
प्लायास, ये एक तरह का लेक भी होता है ना, एक तरह का लेक है, ये झील है। देखो चारों ओर पर्वत है, बीच में पानी इकट्ठा हो गया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ध्यान से देखो, जब चारों माउंटेन, देखो जब मान लो चारों तुम्हारे माउंटेन है ना, तो बीच में क्या रहेगा? डिप्रेशन, बीच में खड्ड होगा, कोई गड्ढा होगा, है ना। सदियों से वहां पे वेदरिंग हो रहा है, इरोजन हो रहा है, सारे कण आकर उस गड्ढे में गिर रहे हैं। जैसे मान लो गड्ढा है, सारे कण इस गड्ढे में गिरेंगे तो एक समय आएगा कि ये पूरा पूरा भर जाएगा, गड्ढा भर जाएगा। अगर मान लो बारिश हो गई तो उस दौरान क्या होगा? पानी भर जाएगा। तो ऐसी जगह को हम कहते हैं प्लाया। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये देखो बहुत शानदार है, इसको पढ़ेंगे डिफ्लेशन हॉलो। डिफ्लेशन हॉलो को किसको कहा जाता है? जैसे कि मान लो किसी चट्टान वगैरह में, जैसे कि मान लो कि ये, कैसे मैं समझाऊं, ये मान लो कोई चट्टान है ना, ये चट्टान यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे कंटिन्यूअस हवा चल रही है सदियों की वजह से, करोड़ों सालों के बाद तुमको यहाँ चट्टान ही ना दिखे तो तुम क्या कहोगे कि वो चट्टान वहां से गायब हो गया, कोई उठा ले गया? क्या हुआ होगा उस चट्टान के साथ? ये सब इरोज हो गया होगा, डिफ्लेक्ट हो गया होगा, खत्म हो गया होगा और बची हुई चीजों में वो छेद कर दिया होगा। तो जो डिफ्लेक्ट हुआ उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन हॉलो। और जहाँ पे छेद हो गया उसको हम क्या कहेंगे? केव कहेंगे। ये पहले ये केव कोई आदमी थोड़ी बनाया, हवा से, पानी से, ये अपने आप बन गया है। समझ में आ गया है? इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। वेदर मेटल फ्रॉम ओवर द रॉक और बेयर सॉइल गेट ब्लोन आउट बाय persistent movement of wind current in one direction। अगर एक ही डायरेक्शन में बार बार विंड बह रही है तो क्या होगा? एक समय आएगा कि वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन हॉलोस कहेंगे। और अगर कोई सी चीज का निर्माण हो गया, अब देखो एक तुमको मशरूम टेबल दिखेगा या फिर पेडेस्टल रॉक दिखेगा, हाँ मशरूम जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ध्यान से समझो। ये क्या है ना कि ये कोई आदमी चिमनी हथौड़ी लेकर बनाया नहीं है, इसको इरोजन से बना हुआ है। और अगर मशरूम की आकृति ले लेता है तो उसको क्या कहेंगे? मशरूम रॉक कहेंगे। ये डेजर्ट वगैरह तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा, लद्दाख उद्दाख वाले भी एरिया में ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जिसके बेस पे वो खड़ा रहता है उसको क्या कहेंगे? पेडेस्टल कहेंगे। और ये लगातार इसमें इरोजन होता रहता है ना। और एक समय आएगा ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये पूरा धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। अच्छा, इसको खत्म होने का कारण? हवा, पानी तो खैर ऐसे एरिया में होता नहीं है। अगर पानी भी होता होगा तो क्यों डिफ्लेक्ट हुआ? क्योंकि सॉल्युबल मटेरियल अंदर में होंगे। एक्सप्लेन द लैंडफॉर्म मेड बाय विंड। पूरे के पूरे डेजर्ट में 4 पॉइंट तुमको मिलेगा। एक ये मिलेगा तुमको बारखन कहो या फिर इसको बारचन कहो, है ना। एक मिलेगा आपको पैराबोलिक, एक मिलेगा शीफ और एक मिलेगा आपको लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स और एक मिलेगा ट्रांसफर ड्यून, है ना। ये पांचों आपको बहुत ध्यान समझना है, बड़ी बेसिक कंसेप्ट है ना। समझ में आ जाएगा, थोड़ा समझना क्योंकि यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और मैं एग्जाम में ऐसे दे भी सकता हूँ। समझ में आ रहा है? देखो बारखन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए। बारखन और बारखन ड्यून इज अ क्रेसेंट शेप ड्यून। सबसे पहली बात तो ये कैसा ड्यून होगा? एक क्रेसेंट शेप होगा। क्रेसेंट मीन चंद्रमा क्या कहता है, ऐसे क्रेसेंट में होगा। समझ में आ रहा है? इस तरह का ड्यून होगा बारखन। सारे ड्यून लगभग ऐसे दिखेंगे, अभी अंतर भी तुमको समझना पड़ेगा, ध्यान समझो। Form when the top of the crescent faces the wind direction in the। अच्छा ध्यान से देखो, अब ये से बनता क्यों है? क्योंकि जो इसका टॉप फॉर्म होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये विंड के डायरेक्शन में होता है। विंड इसी को फेस करता है, मतलब इस तरह जैसे हवा चली, ध्यान से देखो, हवा ऐसे चली, ऐसे विंड का डायरेक्शन है और क्या निर्माण हो गया? एक यहां से रेत को उठाकर कहीं इकट्ठा करते चली गई और एक क्रेसेंट शेप में ये शेप ले लिया, मतलब कन्वेक्स है। इसका शेप कैसा है? कन्वेक्स है। कन्वेक्स से याद रखना, कन्वेक्स साइड में ही विंड चल रही है और उसी डायरेक्शन में ऐसे ड्यून बन गया। अब ये वाला हिस्सा पूरा ऐसे ऊंचा होगा, समझ में आ रहा है? ऊंचा क्यों होगा? बीच में कोई टीला होगा या फिर वहां पे एयर की वेलोसिटी कम हो गई होगी, सारे रेत वहां इकट्ठा होती चली होंगी और इस तरह से ड्यून का निर्माण हो गया। और एक चीज और, ये दोनों पॉइंट बराबर होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये आपके यहाँ नहीं दिया हुआ है, आप याद रख लीजिएगा, है ना। ये तो तुमको समझ में आ गया होगा। इतना बारखन में कोई प्रॉब्लम? कैसे ये ऊंचा हुआ? देखो ये पूरा ऊंचा है ना, और आगे पूरा ऐसे है। अब देखिए पैराबोलिक ड्यून क्या होता है?
पैराबोलिक ड्यून में समझो ध्यान से कि सॉरी मैं तुम लोगों को उल्टा बता दिया हूं, सॉरी कंफ्यूज मत हो ना, सॉरी बारखंड में क्या होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ड्यून चलता है। सॉरी, ये रहा आपका क्रेसेंट शेप ड्यून। विंड कहां से चलेगी, ये चलेगी, ये रही विंड अपोजिट डायरेक्शन चलेगा, है ना, और सारा का सारा टीला इकट्ठा होता जाएगा और दोनों पॉइंट बराबर रहेंगे। इस तरह की ड्यून का अगर निर्माण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, बारखंड कहेंगे। पैराबोलिक बिल्कुल इसके अपोजिट है। पैराबोलिक में क्या होगा कि ड्यून एकदम इसके सामने चलेगी। देखो ये ड्यून बना हुआ है, ये ड्यून बना हुआ है ना, अब यहीं से तो भैया बालू पत्थर उठ के यहाँ जमा हो गया, सारी बालू यहाँ इकट्ठा हो गई और ड्यून का निर्माण हो गया। इसमें भी ये दोनों पॉइंट बराबर रहेंगे। जो पॉइंट रहेगा ये, इसको हॉर्न कहा जाता है, दोनों हॉर्न इसके बराबर रहेंगे। तुम लोग को मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखो, इसमें भी दोनों हॉर्न बराबर रहेंगे, है ना, इसको हॉर्न कहा जाएगा। और एयर ऐसे चल रही है, एयर कैसे चल रही है, ऐसे। लेकिन बारखंड में क्या था, एयर इधर से चल रही थी, समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा शेप लेगा कनकेव, ये कैसा शेप ले रहा है, कनकेव। लेकिन बारखंड में क्या था, ऐसे था। और विंड कैसे थी, ऐसे थी। दोनों हॉर्न भी बराबर था, दोनों हॉर्न कैसा था, बराबर था। ये सब एक तुम लोग जाओगे डेजर्ट में ना, तो ऐसी ऐसी आकृति तुमको रेत की देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है। तो इस तरह समझ जाना, हवा तुम्हारी अगर ऐसे चल रही है, पीछे से आ रही है, और देखो टीला एकदम ऐसे बना हुआ है, ऐसे पूरा उठा हुआ है, और टीला पूरा ऐसे बना हुआ है, इस तरह से टीला बना हुआ है, तो समझ जाना वो क्या है, बारखंड। और तो हवा ऐसे चल रही है तुम्हारे सामने से, और पीछे ऐसे टीला ऐसे बना हुआ है, तो समझ जाना वो पैराबोलिक ड्यून है। समझ में आ गया। चलिए, सीप क्या होता है। सीप में देखो, सीप और बारखंड को समझने का एक ही आसान तरीका है। सीप में ना जो ड्यून बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं। उसका एक साइड जो है वो तो पैराबोलिक, वो तो बिल्कुल बारखंड जैसा होता है, एक साइड तो पूरा ऐसे होगा, लेकिन दूसरा साइड नहीं ऐसे है। ये एक दोनों हॉर्न बराबर नहीं होते हैं, जो दोनों हॉर्न होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए इसका हॉर्न देखो, यहां से है ना, अब ये देखो कहां चला गया, सीधे ऐसे चला गया। यहाँ पे देखो ड्यून किस तरह बना हुआ है, समझ में आ रहा है। यहाँ इसका हॉर्न है या फिर ये इसका हॉर्न है, और देखो कैसे जा रहा है। देखो यहाँ पर भी इसका ये रहा हॉर्न, इसका कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। उसको हम क्या बोलेंगे, शिफ्ट कहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि दिस हैपन व्हेन देयर इज शिफ्ट इन विंड कंडीशन, द लॉन्ग विंड शिफ्ट कैन ग्रो। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो विंड है वो सिस्टम से नहीं बहती अपने, जैसे विंड मान लो कभी ऐसे बह रही है ना, ऐसे विंड बह रही है, कभी कभी वो इधर बहने लगेगी, इसीलिए जो इसका हॉर्न है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। समझ में आ रहा है, मतलब कई डायरेक्शन से एक ही हवा जो है बहने लगती है, तो इसको हम कहेंगे सीप। सीप में कुछ समझ में आया। अब तुमको बारखंड, पैराबोलिक और सीप में अंतर समझ में आ गया। अब नीचे आइए, अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून लंबी लंबी डायरेक्शन, मतलब ऐसे लंबी लंबी बनेगी, कोई उसमें हॉर्न नहीं रहेगा। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून में क्या है, लंबी लंबी ऐसे ऐसे ड्यून का निर्माण होगा, किसी भी तरह का हॉर्न नहीं होगा। इसकी हाइट भी काफी कम होती है, हाइट भी इसकी काफी कम होती है। और ट्रांसवर्स ड्यून में तुमको देखने को मिलेगा एक वेव टाइप की ड्यून बनेगी, जैसे समुद्र में वेव चलती है ना, उस वेव टाइप की एक ड्यून बनेगी। दिस ड्यून फॉर्म व्हेन द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट एंड द सोर्स ऑफ सैंड इज इलोंगेटेड फीचर एट राइट एंगल टू द विंड। अब देखो एक बात और जान लो, जैसे कि मान लो विंड ऐसे बह रही है ना, जैसे कि ध्यान से देखना, इसमें थोड़ा सा तुमको एक कॉम्प्लिकेटेड चीज ये समझना है। मान लो विंड इस तरह से ब्लो हो रही है ना, ऐसे विंड चल रही है, फिर ड्यून का निर्माण पता है कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। अब अगर इसको जोड़ोगे तो देखो राइट एंगल बनाएगा हर जगह पे, राइट एंगल का ही निर्माण ये हर जगह पे क्या करेगा, राइट एंगल बनेगा। विंड के एकदम जो है परपेंडिकुलर ही बनता है। अगर मान लो विंड ऐसे चले, अगर सपोज करिए कि ये जो विंड है वो कुछ ऐसे चल रही है, अगर मान लीजिए विंड कुछ इस तरह से चल रही है, तब ये ड्यून कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ऐसे विंड को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून कहते हैं। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें।
डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून, है ना। तो सैंड ड्यून जो भी बनता है आपको बता दिया गया है ना। सैंड ड्यून किसका है, पहले क्यों तुमको बताना सैंड ड्यून, तो पहले तुम्हारे डेजर्ट में कैसा बनेगा, तो बारतन रहेगा, पैराबोलिक रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स रहेंगे, है ना। फिर तुम्हारा सैंड ड्यून तुम्हारा यहाँ पर बीचेस वगैरह पे कैसे रहेंगे, तो बीचेस में कई तरह के सैंड ड्यून होते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखो बीचेस पे क्या होता है, सारे सेडिमेंट के, पहली बात तो सेडिमेंट और रॉक मटेरियल के बने हुए होते हैं। कहीं कहीं बीच में तुमको दिखेगा कुछ उठा हुआ ड्यून्स है ना। कहीं कहीं एकदम तुमको समतल दिखेगा ड्यून्स, मतलब एकदम समतल तुमको लैंड दिखेगी, और कहीं कहीं पे तुमको उठा हुआ भी दिख सकता है। तो बस यही अंतर है। तो ये बहुत ज्यादा दो जगह ड्यून्स बन सकते हैं। एक कहाँ बनेगा ड्यून, डेजर्ट में बनेगा, और एक ड्यून कहाँ बनेगा, बीचेस पे बनेगा। तो जो बीचेस पर ड्यून बनता है वो इरेगुलर, तो वो कैसा भी हो सकता है, वहां पे रिच का भी निर्माण हो सकता है। पानी क्या है, अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर आए, कुछ पेबल्स लेकर आए, और पेबल्स की मात्रा ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्या ज्यादा देखने को मिलेगा, पेबल्स, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, वो भी एक तरह का ड्यून है। पेबल आया इकट्ठा हुआ पूरा ऐसे बढ़ता चला गया, ये भी एक तरह का ड्यून है। और यहाँ पे क्या तुमको रेत की मात्रा तुमको ज्यादा दिखेगी, क्रेसेंट स्ट्रक्चर आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हम लोग कल से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, रिवाइज करिए आप लोग।